On this occasion of Independence Day, first of all, I, Prakhar Porwal, Secretary of SICASA Indore, welcome you all for this webinar on GST annual return filing and GST audits. On behalf of our entire SICASA team, I would also like to wish all the students and members a very happy Independence Day. To proceed on with this session of webinar, I would like to ask Samkit sir to take the proceedings. थैंक यू प्रखर। करता हूं सीए रजत धानुका जी का, जो कि आज के हमारे बहुत ही लर्नेड स्पीकर हैं और वह आज हमें एनुअल रिटर्न ऑन जीएसटी के ऊपर उद्बोधन देंगे। और साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा सीए कीर्ति जोशी जी का, जो कि आज जीएसटी ऑडिट के ऊपर अपना उद्बोधन रखेंगे और सभी स्टूडेंट्स को उससे मुखातिब करेंगे। दोनों ही स्पीकर्स बहुत ही लर्नेड और बहुत ही सीजन्ड स्पीकर्स हैं आज हमारे साथ में। उम्मीद है कि हम सब स्टूडेंट्स उनसे बहुत लाभान्वित होंगे और जो क्वेश्चंस हैं वह पहले ही हमारे पास व्हाट्सएप पे आ चुके हैं, एज वेल एज बहुत सारे क्वेश्चंस आप लाइव भी पूछ सकते हैं यूट्यूब चैनल और जूम चैट के अंदर भी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँ, आज बहुत सारे देशभक्ति के गीत सुने, देशभक्ति के बारे में स्पीच को सुना, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना सुबह, और आईसीआई इंदौर में भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी में हमने उसको फंक्शन को रखा था, जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिर्फ कमिटी मेंबर्स को ही अलाउड था। आज हम सबके साथ शेयर नहीं कर पाए ये खुशी, किंतु ऑनलाइन हमने इसको शेयर किया। और जीएस राघव साहब जो कि इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, उन्होंने भी हमें उद्बोधन दिया। साथ ही साथ इन सबसे हमें ये प्रेरणा मिली है आज कि जो आज़ादी हमें सालों पहले मिली है, आज से 73 वर्ष पहले जो आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी को बरकरार रखते हुए हमें जो आज़ादी अंग्रेजों से मिली थी, किंतु आज ये समय है यहाँ पर हमें कोरोना से आज़ादी चाहिए, हमें आर्थिक आज़ादी चाहिए, जिसके लिए हमें बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे। और कोरोना से आज़ादी के लिए हमें ध्यान रखना है, कम से कम घर से निकले, आवश्यकता अनुसार निकले। और सीए स्टूडेंट्स का निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आर्थिक योद्धा हैं और हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। अभी जो हमने देखा कोरोना वायरस को, डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स ने इस युद्ध को बहुत ही खूबी से लड़ा और अभी भी लड़ रहे हैं। अब ये लंबी जो लड़ाई है, ये आगे लड़ाई जो है वो आर्थिक लड़ाई भी बनने वाली है, जिसमें आप सब कोरोना वायरस होंगे। और कोरोना वॉरियर्स को मैं बताना चाहता हूं कि हम इक्विप्ड होने के लिए ही इस तरह के सेशन रख रहे हैं। जो पहला हमारा सेशन है जीएसटी एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट का, हम हमारा कर्तव्य निभाएं, यही हमारा देश के प्रति समर्पण है। और हम अपने आप को इक्विप्ड करें, एनुअल रिटर्न्स प्रॉपर फाइल हो, जीएसटी ऑडिट प्रॉपर हो। और इसकी अगली ही कड़ी में हमारे साथ हमारे ब्रांच के चेयरमैन सीए पंकज शाह साहब नेक्स्ट 22 तारीख को हमें उद्बोधन देंगे, जो कि टैक्स ऑडिट पे होगा। अगेन वी विल बी इक्विपिंग आवरसेल्फ with all these equipments, all these knowledge, and we'll be performing our best at our office. Thank you. Happy Independence Day again. Over to you, Prakhar. Thank you, sir, for your wishes. Now, as the GST audit dates and the annual return filing dates are coming closer, it is very important for every article to be well aware with the ifs and buts of GST annual return filing and audits. So, without wasting much of the time, let me introduce you to our first speaker for the day, CA Rajat Dhanuka sir. Sir became a CA at a very young age of 21, and after becoming a CA, joined one of the leading FMCG companies, ITC Limited. His area of expertise is internal audits, direct and indirect tax, and he is also a member of ICI and the Tax Practitioners Association, Indore. He has taken many seminars on GST at various platforms and associations. So over to you, sir. Thank you, Prakhar. Thank you, Samkit sir. Starting with सभी को आज के 74th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि संकित सर ने कहा कि हम लोग भी योद्धा हैं, आर्थिक योद्धा हैं, जिसे अब आगे कोरोना वायरस की लड़ाई में काम करना है और कोरोना वॉरियर्स बनकर आगे आना है। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है
वो ये आता है कि जीएसटी एनुअल रिटर्न या ऑडिट जो फाइल करना है उसकी ड्यू डेट है क्या, कब फाइल करना है, कैसे फाइल करना है और कौन से साल का फाइल करना है। तो आइडियली जीएसटी एनुअल रिटर्न और ऑडिट की ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब जैसे अभी मार्च 20 खत्म हुआ तो 19-20 का एनुअल रिटर्न और ऑडिट हमें 31 मार्च 2020 तक फाइल करना चाहिए। लेकिन अभी जीएसटी को लागू हुए 3 साल हो गए हैं और क्योंकि पुराने 17-18 के एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट 7 फरवरी थी, तो इसीलिए अभी 19-20 की हम ना बात करते हुए हमें जो पीरियड का फाइल करना है जिसकी ड्यू डेट अभी आ रही है वो है 18-19। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो हमें एनुअल रिटर्न है वो हमें जो फाइल करना है वो हमें 30 सितंबर 2020 तक फाइल करना है। इसका नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफिकेशन नंबर 41/2020 डेटेड 5 मई 2020 का है, जिसमें उन्होंने 9 और 9C की ड्यू डेट बढ़ा के 30 सितंबर 2020 कर दी है। एक नोटिफिकेशन और आया था 16 नंबर का 2020 डेटेड 23 मार्च 2020। जैसा कि सभी को पता है कि पहले के हिसाब से एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट किसे फाइल करना था, जीएसटी ऑडिट उसे फाइल करना था जिसका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है और एनुअल रिटर्न सभी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए फाइल करना मैंडेटरी था। फिर 17-18 के लिए नोटिफिकेशन आया कि अप टू 2 CR हमें जीएसटी एनुअल रिटर्न ऑप्शनल है। अगर हमने नहीं फाइल करा तो जो भी रिटर्न फाइल से उन्हें डीम्ड फाइल मान लिया जाएगा। 2 CR के ऊपर एनुअल रिटर्न और ऑडिट मैंडेटरी है। लेकिन FY 18-19 में जो नोटिफिकेशन नंबर 16/2020 आया उसमें उन्होंने रूल 80 में अमेंड करा और उन्होंने बोला जीएसटी ऑडिट सिर्फ उसे फाइल करना है जिसका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ रुपीस है। विच मीन्स हमारे पास 3 कैटेगरी ऑफ सिचुएशंस बन जाती है। अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं और मेरा फाइनेंशियल ईयर 18-19 का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो मुझे जीएसटीआर 9 फाइल करना ऑप्शनल है, 9C की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर मैं 9 नहीं फाइल करता हूं तो वो डीम टू बी फाइल कहलाएगा और जो भी मैंने रिटर्न्स के माध्यम से डेटा दिया होगा उसी को वो कंसिडर कर लेंगे। लेकिन मेरा टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है लेकिन 5 करोड़ के नीचे है, तब क्या होगा? इन दैट केस मुझे जीएसटीआर 9 फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी है लेकिन जीएसटी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जीएसटी ऑडिट मतलब फॉर्म 9C। तो अगर मैं 2 से 5 करोड़ के बीच में टर्नओवर के लिए अप्लाई करता हूं तो मुझे जीएसटीआर 9 फाइल करना मैंडेटरी है। फिर अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो 9 तो मैंडेटरी है ही है, जीएसटी ऑडिट भी मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता है। कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर, तो टर्नओवर जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा, पैन इंडिया का टर्नओवर देखा जाएगा। अगर सिंगल पैन पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस में भी टर्नओवर क्रॉस हो रहा है तो वो सभी पैन के लिए लिमिट एक जैसी हो जाएगी। एग्जाम्पल, मैं एक ए लिमिटेड कंपनी है जिसने महाराष्ट्र में, एमपी में और गुजरात में रजिस्ट्रेशन ले रखा है। महाराष्ट्र का टर्नओवर है 1.5 CR, गुजरात का टर्नओवर है 0.5 CR और एमपी का टर्नओवर है 4 CR। इन दैट केस मेरा टोटल टर्नओवर हो जाता है 6 CR। तो क्या मुझे 9 और 9C तीनों जीएसटी के फाइल करने हैं? यस, मुझे 9 और 9C तीनों जीएसटी नंबर्स के लिए फाइल करने पड़ेंगे। उसी तरह अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर सभी पैन का 2 से 5 CR के बीच में आता है तो मुझे 9 भी सभी जीएसटीएन का फाइल करना पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर एक जीएसटी का 2 करोड़ से नीचे है और एक जीएसटीएन का 2 करोड़ से ज्यादा है तो सिर्फ जिसका कम है उसी का फाइल करना है। अगर दोनों का मिला के 2 से ज्यादा है तो आपको सभी के लिए फाइल करना है। और एग्रीगेट टर्नओवर में आप नील एग्जाम सारी टर्नओवर को इंक्लूड करते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली टैक्सेबल टर्नओवर। प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, जो नोटिफिकेशन ओरिजिनली आया था 47/2019 का सेंट्रल टैक्स का, जो बोलता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जिसे टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ उसे एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। और 80 रूल में उन्होंने लिमिट डिफाइन करी थी जिसमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट करी थी। फिर जो अभी हमने देखा कि जो नोटिफिकेशन आया था प्रीवियस वाला 16 नंबर का, उसमें उन्होंने रूल 80 को अमेंड करके वो टर्नओवर की लिमिट बढ़ा के
5 CR कर दिए. So the summary is my turnover less than 2 CR, GSTR 9 is optional, audit is not required. Turnover between 2 to 5, 9 is mandatory, audit is optional. Turnover more than 5, 9 is mandatory, audit is also mandatory. ये तो बात हो गई ड्यू डेट, किसे फाइल करना है और कब फाइल करना है. अब फाइल करने से पहले हमें एज अ आर्टिकल या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें ऑफिस में क्या तैयारी करनी है, हमें क्या डॉक्यूमेंटेशन रखना है, क्या क्या चीजें नहीं रखनी है, ताकि हम हमारा वर्क स्मूथली और इजीली कर सकें. तो सबसे पहली चीज है ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर. अगर हम एज अ जीएसटी ऑडिट के अंदर आ रहे हैं तो हमें एक ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर ले लेना चाहिए. हम ऑडिट अपॉइंटमेंट जनरली स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में तो लेते ही हैं, जो हमारे एसएस भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की हमें एक ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर लेना चाहिए. तो उसी तरह जीएसटी ऑडिट भी एक स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाएगा. तो इसीलिए एज पर दी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर सबसे पहले सामने वाली एंटिटी से ले लेना चाहिए. फिर आपको एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करना चाहिए जिसमें आप आपके डूज एंड डोंट्स, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं. देन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना चाहिए जिसमें कहीं जगह अगर आप कुछ सपोर्टिंग्स को प्रूव नहीं कर रहे हैं या कोई चीज मैनेजमेंट से आप एज इट इज ले रहे हैं तो उसके लिए आप उनसे एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लीजिए. देन जीएसटी एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. जीएसटी एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्यों मैंडेटरी है? क्यों? क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन है, सारी चीजें अपडेटेड है कि नहीं है प्रोफाइल में. सेकेंडली वो एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे बता रहा है एंड उसकी इफेक्टिव डेट कब है. मान लीजिए अगर वो 1 जुलाई से इफेक्टिव है कि 1 अप्रैल से इफेक्टिव था या 1 अगस्त से इफेक्टिव है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके रिटर्न के लिए आपको टर्नओवर कब और कैसे कंसिडर करना है. इसीलिए आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज है. उसके अलावा बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 आपको ले लेने चाहिए. ऑडिट रिपोर्ट ले लेनी चाहिए 18-19 की, ताकि आपको ये पता चल जाए कि उनका एक्चुअल टर्नओवर क्या है, ऑडिटेड टर्नओवर क्या है. देन कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड कॉपी ऑफ 26 AS. वो इसलिए इन केस कभी कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का आप काम कर रहे हैं और उनको कोई और बिजनेस से अदर इनकम आई है तो आप 26 AS या इनकम टैक्स रिटर्न से मैच कर सकते हैं कि कहीं वो इनकम भी टैक्सेबल तो नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हूँ, मैं मेडिसिन की शॉप चलाता हूँ और मैं सेल करता हूँ मेडिसिन की, केमिस्ट हूँ. मेरा टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर का 6 करोड़ रुपीस हो जाता है. साइमल्टेनियसली मेरे पास एक ऑफिस भी है जो मैंने एक बिल्डिंग में परचेज कर रखा है और उसको मैंने रेंट पे चढ़ा रखा है, जिससे मुझे कमर्शियल रेंट मिलता है 25,000 रुपीज पर मंथ का. अगर मैं ऑडिट रिपोर्ट मेरी देखता हूँ तो हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट मेरे बिजनेस फॉर्म की जो मेरी केमिस्ट शॉप है सिर्फ उसी की होगी और उसमें मेरा इनकम जो उन्होंने कंसिडर करा होगा वो टर्नओवर 6 CR कंसिडर करा होगा, उस पर सारा जीएसटी है. लेकिन ये जो मेरी 25,000 पर मंथ की रेंट की इनकम आ रही है जो कि कमर्शियल रेंट है, इसका क्या इस पे जीएसटी लगेगा? फर्स्ट थिंग, यस लगेगा. तो क्या इस पे मैंने जीएसटी पे करा है? नहीं करा है. तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इस पे रेंट मुझे जीएसटी लगना था नहीं था, ये मेरी एडिशनल इनकम है या नहीं? तो ये आपको सभी चीजें 26 AS या इनकम टैक्स रिटर्न से आपको मिल जाएगी. उसके बाद फिर आप एक जीएसटी एंड रजिस्ट्रेशन, अगर उनके मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आप उनसे एक ट्रायल बैलेंस ले लीजिए विद 4 कॉलम जो हम नॉर्मली स्टैट ऑडिट में लेते हैं, ओपनिंग, ट्रांजैक्शंस एंड क्लोजिंग. ये आपको ऑडिट के पर्पस में काम आएगा जहां पे आपको इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स सर्टिफाई करने होते हैं. देन एक स्टॉक समरी आप क्वांटिटेटिव डिटेल वाइज उनसे ले सकते हैं. रॉ मटेरियल कितना यूज हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस क्या था, फिनिश गुड्स क्या था, ट्रेडेड गुड्स क्या है. फिर आईटीसी अवेल्ड एंड आईटीसी रिवर्सल की डिटेल्स ले लीजिए. अदर इनकम हमने 26 AS और इनकम टैक्स रिटर्न से ले ही ली थी. एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, आरसीएम पेड. आरसीएम की लाइबिलिटी जिन जिन भी चीजों पर आती है क्या वो पूरी तरह से पे करी है या नहीं करी है. ये तो हो गई जनरल चीजें. अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसके पीछे हम हमेशा भागते रहते हैं कि हमारे जीएसटीआर 2A में क्या आता है और 3B में क्या है और
बुक्स में क्या है, 2A में कितना इनपुट है, 3B में कितना इनपुट है और हमारे बुक्स में कितना इनपुट है, इसका रिकंसिलिएशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इन रिकंसिलिएशन के मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स हैं, मैं अभी आगे जब हम रिकंसिलिएशन और आईटीसी पे आएंगे एनुअल रिटर्न में टेबल 6 to 8 पे, तब मैं आपको शेयर कर दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं, बट बेसिक क्या चीजें आती है रिकंसिलिएशन में। आईटीसी अवेल्ड एज पर जीएसटीआर 3B, इनवॉइसेस नॉट अपियरिंग इन जीएसटीआर 2A, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। अवेल कर लिया बट 2A में नहीं आ रही, तो हमें इनवॉइसेस देखने हैं कि क्या हम एलिजिबल थे कि नहीं थे। अवेल नहीं करा, ट्रीटेड एज एक्सपेंस अपीयर हो रहा है, तो आईटीसी लैप्स हो जाएगा, आपने उसको एक्सपेंस की तरह बुक कर लिया। अवेल नहीं करा ड्यू टू इनएलिजिबल अपीयर हो रहा है, तो आपको उसको इनएलिजिबल आईटीसी के तौर पे क्लासिफाई करना है। तो ये रिकंसिलिएशन बनाना आपके लिए बहुत मैंडेटरी है, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रहता है कि जो आपने आईटीसी अवेल कर लिया है लेकिन वो 2A में नहीं हो रहा है, वो आपको बहुत स्पेसिफिकली चेक करना चाहिए। उनके सभी इनवॉइसेस की कॉपी लेके रखना चाहिए, क्या हमारा जीएसटी नंबर आ रहा था फिर भी नहीं दिख रहा, या उसने प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस नहीं दिया है और हम मान रहे हैं कि वो एक हमारे लिए इनपुट है, तो हमें वो चीजें देखते हुए इसे आगे चेक करना चाहिए। प्रोसीडिंग टू एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न में फिगर क्या जाएगा, व्हाट इज एनुअल रिटर्न? Basically, annual return is summary of your taxable supplies or non-taxable supplies during the financial year. तो क्या मैं रिटर्न्स का टोटल उठा के सीधे सीधे डाल दूं? क्योंकि मेरे पास तीन चीजें हैं, बुक्स उसमें कुछ सेल्स का फिगर है, जीएसटीआर 1 उसमें कुछ सेल्स का फिगर है, एंड हो सकता है जीएसटीआर 3 भी उसमें कुछ सेल्स का फिगर है। मुझे कौन सा फिगर लेना है? तो मुझे सिर्फ बुक्स के फिगर से मतलब है। मेरे बुक्स में जो फिगर आ रहा है वही फिगर्स मेरे एनुअल रिटर्न में जाने चाहिए, और अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मुझे बुक्स के फिगर से ही जीएसटीआर 1 का रिको बनाना है, बुक्स के फिगर से ही जीएसटीआर 3B का रिको बनाना है, और अकॉर्डिंगली जीएसटीआर 1 और 3B में चेंजेस करने हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप जब भी एनुअल रिटर्न या ऑडिट कर रहे हैं, आप हमेशा बुक्स के फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। 1 या 3B में क्या फिगर गया है वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 और 3B का फिगर सिर्फ रिकंसिलिएशन के लिए आएगा, जिसे आप बाद में अमेंडमेंट कर कर एज पर बुक्स लेकर आएंगे। अब इसके कारण क्या हो सकता है, हमारी लाइबिलिटी अंडर रिपोर्ट हो सकती है 3B में या 1 में, ओवर रिपोर्ट हो सकती है, गलत रिपोर्ट हो सकती है, या रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स हो सकता है, शॉर्ट पेमेंट या एक्सेस पेमेंट। तो इन सभी चीजों को आपको आगे जाते 3B और जीएसटीआर 1 में अमेंड करना है एज पर बुक्स। कमिंग टू द एनुअल रिटर्न, दिस इज अ स्नैपशॉट ऑफ द एनुअल रिटर्न। सभी को पता है एनुअल रिटर्न 6 पार्ट्स में है, जिसको टोटल 19 टेबल्स में बाइफरकेट करा है। फर्स्ट पार्ट बेसिक इन्फो, टेबल नंबर 1 से 3 तक में, जहाँ पे आप जनरल इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपका लीगल नेम क्या है, ट्रेड नेम क्या है, जीएसटीएन नंबर क्या है। देन पार्ट 2 लाइबिलिटी, टेबल नंबर 4 and 5। टेबल नंबर 4 टॉक्स अबाउट योर टैक्सेबल सप्लाईज, टेबल नंबर 5 टॉक्स अबाउट योर नॉन टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाईज। पार्ट 3 इनपुट टैक्स क्रेडिट, टेबल 6 to 8, where table number 6 talks about input tax credit avail, table number 7 talks about reversal of ITC, and table number 8 talks about reconciliation between GSTR 2A and input availed. Then table number 9, the amount of taxes paid. Table number 10, 11, 12, 13 and 14. These tables talk about previous year adjustments, whether excess ITC to be reversed, excess ITC claimed in next year, tax liability reported in next year, tax liability reduced in next year, and on the account of this, whatever tax payment has been generated or has to be done. Coming to the last part, part number 6, other info, which talks about table number 15 to 19, which is currently optional for the financial year 18-19, जिसमें मैं इनवर्ड HSN, आउटवर्ड HSN, हमारे जॉब वर्क की डिटेल्स, हमारे रिफंड्स की डिटेल्स, नॉन टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाईज,
अनरजिस्टर्ड से इनवर्ट सप्लाईज, कंपोजिशन, टर्नओवर्स और वो सारी चीजें देनी है जो हाल फिलहाल ऑप्शनल है। अब ये सब तो हो गया। Since we know this is not our first annual return, this will be second annual return that will be filed under the GST regime। 17-18 में हमने बहुत सारे एनुअल रिटर्न फाइल करे हैं और बहुत सारे उस समय हमने ऐसे एडजस्टमेंट्स करे थे जो हमने बोल दिया था। हमने 18-19 में जब हमारा GSTR 3 भी भरा है या 1 भरा है, हमने उस समय इनको एडजस्ट कर दिया है। तो वो जो एडजस्टमेंट्स हैं 18-19 में हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है? सबसे प्राइम क्वेश्चन क्या है? अभी हमें एक बेसिक तो पता है, जब हमने 17-18 फाइल करा था कि B2B हमारा टेबल नंबर 4A में जाएगा, 4B में B2B जाएगा, 4C में ये जाएगा, 4D में वो जाएगा। लेकिन 17-18 में जो आपने रिटर्न भरा था और वहां पे जो एनुअल रिटर्न में आपने शो कर दिया कि हमने 18-19 में कर दिया है, उसका इम्पैक्ट आपको 18-19 में कहाँ देना है वो कैसे पता चलेगा? कौन कौन से टेबल्स है जहां पे वो डिफरेंसेस दिखेंगे? तो वो है आपका टेबल नंबर 8C, टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 11, टेबल नंबर 12 एंड टेबल नंबर 13, जहां पे आप आपके जो भी डिफरेंसेस है, वेदर 17-18 वाला 18-19 के कारण या 18-19 वाला आपने 19-20 में कुछ एडजस्टमेंट कर दिया है, तो वो आप कहाँ पे शो करेंगे? वो सब आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। टेबल 8C आपने इनपुट, ओनली इनपुट्स का कोई जीएसटी है जो गुड्स का है और सर्विसेज का है, कैपिटल का नहीं बात करें, आरसीएम का नहीं बात करें, जो आपने नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर लिया है तो वो आपको 8C में दिखाना है और टेबल नंबर 13 में दिखाना है। टेबल नंबर 10 में लाइबिलिटी इंक्रीज अगर नेक्स्ट ईयर करी है तो दिखाना है। 11 में लाइबिलिटी डिक्रीज नेक्स्ट ईयर करी है तो दिखाना है। टेबल नंबर 12 में अगर आपने कुछ रिवर्सल्स करे हैं तो वो बताना है। मैंने पार्ट 1 टेबल 1 2 3 को स्किप करा है। ये एक स्नैपशॉट है टेबल नंबर 4 का, जो मैं बहुत ब्रीफली कर देता हूं कि आपको कौन कौन सा डेटा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले 4A में सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, आपकी B2C की जितनी भी सप्लाईज है आपको उन्हें यहाँ पर दिखाना होगा। फिर वही बात दोहराऊंगा, जो बुक्स में आ रही है B2C की सप्लाईज सिर्फ उन्हें आपको यहाँ पे दिखाना है पूरे फाइनेंशियल ईयर की, उसका CGST, SGST और IGST। B2B की जितनी सप्लाईज है वो टेबल नंबर 4B में जाएगी, CGST, SGST, IGST। Zero rated supplies. Zero rated supplies means any supplies made to on the account of export for payment of tax. जिस एक्सपोर्ट, जिसे मैंने एक्सपोर्ट करा है और पेमेंट ऑफ टैक्स करा है उसी को मुझे यहाँ पे दिखाना है। अगर मैंने LUT के अंदर कोई एक्सपोर्ट करा है, जीरो रेटेड सप्लाई करा है, तो वो यहाँ पर नहीं जाएगा। और आप देखेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट पे सिर्फ IGST लगता है, इसलिए C और S को ब्लैंक कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। आप यहाँ पे कुछ भी अमाउंट फीड नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली SEZ को जो सप्लाई करा है ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, सिर्फ वो आपको यहाँ पे शो करना है। डीम्ड एक्सपोर्ट कोई है तो वो आपको बताना है। Advances on which tax has to be paid but invoice has not been issued, not covered under 4A to E। मतलब मैंने किसी से एडवांस कलेक्ट करा और उसका बिल नहीं करा। ऐसा कौन सा एडवांस होगा जो मैंने कलेक्ट कर लिया लेकिन बिल नहीं करा? Any advance which is outstanding on 31st March 2019, ओनली हम उस एडवांस को यहाँ पे देंगे। ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई एडवांस कलेक्ट कर लिया और उसका अगर बिल बना दिया तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर B2B या B2C में चला गया है। आपको यहाँ पे वापस से उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ 31st मार्च 2019 के एडवांस की हम बात कर रहे हैं। दैट टू एडवांसेस रिसीव्ड ओनली फॉर सर्विस इंडस्ट्री। गुड्स के केस में एडवांस एग्जम्प्ट है, सर्विस के केस में एडवांस अभी भी चार्जेबल है। तो सर्विस सेक्टर का कोई आपका क्लाइंट है और उसने 31st मार्च को आप एडवांस ले रखा है तो आपको यहाँ पे शो करना जरूरी है। 4G में जब हम आते हैं तब वो आ जाता है इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
मतलब जो भी इनवर्ट सप्लाई जिसमें हमें सेक्शन 9(3) में, जो कि गवर्नमेंट नोटिफाइड सर्विसेज है जिस पे रिवर्स चार्ज लगता है, उनका फिगर हमें यहाँ देना है। सेक्शन 9(4) जो अनरजिस्टर्ड से परचेज था, उस पे फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कोई भी आरसीएम नहीं था, तो दैट इज द रिलीफ कि आपको उसकी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं जैसे कि जीटीए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्पॉन्सरशिप हो गई, कोई भी लॉयर एडवोकेट फीस हो गई, गवर्नमेंट को आपने कोई सर्विसेज दी है, जो एक पर्टिकुलर लिस्ट है उसको आपको यहाँ पे अगर आपने कोई वैसी सर्विस अवेल करी है, इन्वर्ट करा है, तो उसको आपको यहाँ पे क्लासिफाई करना पड़ेगा। टोटल हो जाएगा नीचे, फिर आप क्रेडिट नोट्स डाल दीजिए। B2 1 पॉइंट, क्रेडिट नोट्स रिलेटेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन शुड बी सेट ऑफ और नेट ऑफ ड्यूरिंग द टोटल सप्लाई ओनली। मतलब B2C से रिलेटेड अगर मेरा कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट है तो मैं ऊपर नेट फिगर ही एडजस्ट करके डालूंगा। हाउएवर 4B से लेके 4E तक में मेरा कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट है तो उसे मुझे अलग अलग कॉलम्स में बाइफरकेट करना है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन नंबर 56 डेटेड 14 नवंबर 2019 ने इस रिपोर्टिंग को ऑप्शनल कर दिया है। उन्होंने बोला है कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट या अमेंडमेंट जो 4B से 4E में आपने करे हैं, जिसे आपको 4I से लेके 4L तक में शो करना था, उन्हें आपको सेपरेटली शो करने की जरूरत नहीं है। आप रिस्पेक्टिव हेड्स में नेट ऑफ करके डायरेक्टली शो कर सकते हैं। मतलब जिस तरह मैं B2C का क्रेडिट नोट डेबिट नोट सेट ऑफ कर रहा हूं, उसी तरह मैं B2C में अमेंडमेंट भी सेट ऑफ करके नेट फिगर दिखा दूं, B2B में भी अमेंडमेंट या क्रेडिट नोट डेबिट नोट को सेट ऑफ करके नेट फिगर दिखा सकता हूं। तो दैट इज अ ऑप्शनल, आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपके पास सेपरेट फिगर्स हैं तो आप उसे सेपरेटली भी शो कर सकते हैं। तो क्या सिचुएशन बनती है इस हिसाब से, मेरी ओरिजिनल वैल्यू मेरी B2C की 4A में जानी थी, B2B की 4B में, एक्सपोर्ट विद पेमेंट 4C, SEZ एडवांसेस 4F में। डेबिट नोट इशूड इन फाइनेंशियल ईयर 18-19 को मैं 4A में ही एडजस्ट करूंगा। B2B वाले के मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं 4B में एडजस्ट कर दूं या 4J में दिखाऊं। सिमिलरली इसमें मैं 4C में एडजस्ट करके 4J में कर सकता हूं, 4D 4J। क्रेडिट नोट 4B 4I 4C 4I, फिर से एक बार आप देख लीजिए 4C 4I क्या है। 4C मतलब जीरो रेटेड सप्लाईज ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स ओनली फॉर एक्सपोर्ट, 4I इज माई क्रेडिट नोट्स, 4J इज फॉर माई डेबिट नोट्स, K इज फॉर अमेंडमेंट्स एडिशन, L इज फॉर अमेंडमेंट्स वेयर टैक्स हैज बीन रिड्यूस्ड। मैं इन्हें एडजस्ट कर सकता हूं। और 1920 का अगर मेरा कोई अमेंडमेंट है रिलेटेड टू टैक्स लायबिलिटी, तो वो मुझे टेबल नंबर 10-11 में ही एडजस्ट करना पड़ेगा, वेदर इट इज B2C, B2B, एक्सपोर्ट, SEZ, डीम्ड एक्सपोर्ट, एडवांसेस, एनीथिंग। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर, इश्यूज क्या क्या है मेरे पास आउटवर्ड सप्लाई में। रेक्टिफिकेशंस मेड ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2019 से 30 सितंबर 2019, मतलब 18-19 के 19-20 में जो मैंने रेक्टिफाई करे उन्हें मुझे कहाँ दिखाना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 17-18 में जो मैंने 3B या 1 में दिखा दिया था, उसे 18-19 में मुझे कहाँ दिखाना है। मैं उसे स्पेसिफिक केसेस को आगे कवर करूंगा। फॉर द पर्पज ऑफ एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट, आप एक चीज और जो कर सकते हैं वो है कि 1 अप्रैल 2018 से ई-वे बिल एप्लीकेबल हो गया था, जो काफी कंपनीज में अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो आपको दिखेगा कि उन्होंने ई-वे बिल रेज करे हैं। तो दैट कैन बी एन एडिशनल पॉइंट ऑफ चेक कि आपने जो ई-वे बिल पोर्टल पे ई-वे बिल्स जनरेट हुए हैं, वैसे आपकी बुक्स में क्या ई-वे बिल्स इनवॉइसेस आ रहे हैं, वहां पे कोई डिफरेंस तो नहीं है। वैसे वो आगे कीर्ति सर आई थिंक कवर करेंगे ऑडिट पर्पज से, लेकिन आप एक पॉइंट ऑफ चेक लिख सकते हैं कि आपको इसका भी ट्रीटमेंट देना है। HSN चेंज ड्यूरिंग द ईयर, तो HSN चेंज ड्यूरिंग द ईयर इज बेसिकली कि मेरा टैक्स रेट का अगर मेरा कोई चेंज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन आए थे, तो क्या उस HSN के टैक्स रेट तो कभी चेंज नहीं हुए, हमको वो भी एक चीज चेक करना चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि कभी हमने
गलत टैक्स रेट तो नहीं चार्ज कर दिया। अगर हमने एक्सेस चार्ज करके भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमने शॉर्ट चार्ज करा है तो देन इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। देन टैक्सेस ऑन एडवांस, जैसे कि मैंने बता दिया, गुड्स पे आपको टैक्स नहीं है एडवांसेस पे, लेकिन सर्विसेज पे टैक्स है। जो आपको 31 मार्च 2019 को आउटस्टैंडिंग सर्विसेज का एडवांस बैलेंस है, एडवांस कलेक्ट कर रखा है अपने सर्विसेज पे, उसे आपको उस पर टैक्स भरना होगा। आरसीएम जो हमने डिस्कस करा कि लाइबिलिटी अंडर 9(3) की ही हम बात कर रहे हैं जो मैंडेटरी है, 9(4) की हम नहीं बात कर रहे हैं। 9(3) में एक पॉइंट याद रखें, 1 फरवरी 2019 से सिक्योरिटी सर्विसेज पे आरसीएम आ गया है, वो भी सिर्फ उन पे, अपार्ट फ्रॉम बॉडी कॉर्पोरेट, अगर आप किसी भी कंसर्न से सिक्योरिटी सर्विसेज लेते हैं तो आपको उस पर आरसीएम भरना चाहिए था। तो आप वो भी एक चेक कर लें कि आपने उसका प्रॉपर आरसीएम भरा है कि नहीं है। अगर सामने वाले ने चार्ज करा है तो आपने उसका इनपुट लिया है कि आपने फिर भी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है, तो वो आप एक पॉइंट एडिशनली चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, पॉइंट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 17-18, हमने किसी टैक्स लाइबिलिटी को जीएसटीआर 3B में, मतलब 17-18 की लाइबिलिटी को जीएसटीआर 3B में 18-19 में शो कर दिया था, तो हमने उसका ट्रीटमेंट क्या करा होगा। सबसे पहली चीज आप ये मैच करें कि जो आप एक्सेस लाइबिलिटी बता रहे हैं, क्या वो आपके 17-18 के एनुअल रिटर्न के टेबल नंबर 10 से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जब आपने 17-18 का एनुअल रिटर्न भरा होगा तब टेबल नंबर 10 में आपने दिखाया होगा लाइबिलिटी ऑफ करंट ईयर पेड एंड डिस्चार्ज इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो वो आपके 3B के टोटल में 18-19 में तो आ रही होगी, लेकिन उसका आपको अमाउंट 17-18 से क्रॉस चेक करना होगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इसका इम्पैक्ट आएगा टेबल नंबर 9 में, जहां पे जीएसटी पेड का जो अमाउंट आता है, जो ऑटो पॉपुलेटेड होता है, वो आपका एक्सेस देखेगा विजाविज जो लाइबिलिटी आपने जीएसटीआर 18-19 की बुक्स में शो करी है। तो अगर मैंने 17-18 की कोई लाइबिलिटी 18-19 में पे करके बढ़ाई थी, तो एनुअल रिटर्न के पर्पस के लिए मुझे टेबल 4A से या 4 या टेबल नंबर 5 में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। सिर्फ मुझे ये देखना है कि उस अमाउंट का टैक्स मुझे टेबल नंबर 9 में एक्सेस दिख रहा है। उसके अलावा आपको वो चीज कहीं पे भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। Similarly, any tax reduction of 17-18 shown in GSTR 3B of financial year 18-19, same case, आपने टेबल नंबर 11 ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ 17-18 में उस फिगर को एज अ रिडक्शन शो करा होगा, और वही फिगर आपका टेबल नंबर 9 में एज अ लाइबिलिटी जनरेट होगा फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 18। तो एग्जाम्पल के तौर पे मेरा 17-18 का टोटल बुक्स का टर्नओवर था 100 रुपीज, मैंने जीएसटीआर 3B में 90 रुपीज शो करा था, अज्यूमिंग इट मेरा 5% जीएसटी रेट है, तो 100 पे मेरी 5% की लाइबिलिटी आती है 105। तो मैंने जब 17-18 का एनुअल रिटर्न भरा होगा तो मैंने 90 रुपीज टेबल नंबर 4 में शो करे होंगे और 10 रुपीज मैंने टेबल नंबर 11 या 10 में शो करा होगा। एंड इस तरीके से टोटल बुक्स के टर्नओवर को मैंने 100 रुपीज से मैच कर दिया होगा और टैक्स पेमेंट कर दिया। अब जब मैं 18-19 का 3B एनुअल रिटर्न भरने जा रहा हूं, तो मेरा जो टर्नओवर बुक्स का है वो 200 है, लेकिन मेरा जीएसटीआर 3B दिखाएगा कि मेरा टर्नओवर 210 है। क्यों? क्योंकि मैंने 10 17-18 का 18-19 में शो करा था। तो जब मैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 का एनुअल रिटर्न भरूंगा तब मैं टेबल नंबर 4 में 200 ही दिखाऊंगा। 200 के हिसाब से टेबल नंबर मेरे 9 में लाइबिलिटी जनरेट करूंगा और टेबल नंबर 9 में मेरा पेड अमाउंट 210 के हिसाब से आएगा, जिसमें 10 रुपए का जो मैंने लास्ट किया था वो एक्सेस पेड दिखेगा, जिसका मुझे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, एज इट इज छोड़ देना है। आई थिंक ये दो पॉइंट्स हैं जो टैक्स लाइबिलिटी एडिशन और रिडक्शन से रिलेटेड है, जो आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने हैं। इसीलिए 18-19 का एनुअल रिटर्न फाइल करते टाइम 17-18 का एनुअल रिटर्न भी आपके साथ रखें और देख लें कि उसके टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में तो कोई फिगर आपने शो नहीं करे थे जिसका आपने यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं दिया है। देन
जो टेबल नंबर 9 है उसका आप एक रिकंसिलिएशन बना सकते हैं। टोटल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर थ्रू जीएसटीआर 3B फाइनेंशियल ईयर 18-19 का। शॉर्ट टैक्स अगर आपने कुछ पे करा था 18-19 का 17-18 पे, तो वो क्या फिगर है। एक्सिस टैक्स क्या है, 18-19 का 19-20 में कोई टैक्स भरा है तो उसका इस तरीके से आपकी 18-19 की टोटल टैक्स लाइबिलिटी इतनी जनरेट होती है और टैक्स लाइबिलिटी एज पर बुक्स आपकी इतनी है और आपने डिफरेंस कुछ आ नहीं रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो आप एक बना के रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं आपके लिए। ये मैं पीपीटी ब्रांच को शेयर कर दूंगा तो आई थिंक वहां से भी फ्लोट हो जाएगा, तो ये फॉर्मेट्स आपके लिए उस समय काफी यूजफुल रहेंगे रिकंसिलिएशन के। देन वन कंसर्न दैट कम्स इज आरसीएम की लाइबिलिटी का हम क्या करेंगे। लाइबिलिटी ऑफ आरसीएम फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 booked in books for financial year 17-18, paid in GSTR 3B for financial year 18-19। मतलब आरसीएम के क्या केस हो सकते हैं। मेरी आरसीएम की लाइबिलिटी थी, मैंने बुक्स में बुक तो कर ली, लेकिन पे 18-19 के पे मैंने 18-19 के जीएसटीआर 3B से करी है, तो उस केस में मुझे क्या ट्रीटमेंट करना है। पहली चीज तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आइडियली तो मुझे टेबल नंबर 10 और 17-18 दिखाना चाहिए था। उसका इनपुट मैंने टेबल नंबर 13 ऑफ एनुअल रिटर्न 17-18 में दिखाया होगा और 9 में मेरा एक्सेस दिख रहा होगा। ये हम उस केस की बात कर रहे हैं जहां मैंने बुक्स में भी 17-18 की आरसीएम की लाइबिलिटी बुक कर ली थी। अगर मैंने 17-18 की बुक्स में आरसीएम की लाइबिलिटी बुक नहीं करी है और सीधे 3B में ही पेमेंट करके 18-19 में ही बुक्स में बुक करा है, तो उसका ट्रीटमेंट हम आगे देखेंगे। 17-18 में बुक्स में बुक कर 18-19 में पे करा है, तब मेरे इन 3 टेबल्स से वो अमाउंट क्रॉस चेक हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जस्ट टू नोट कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। प्रोसीडिंग फर्दर, पॉइंट्स रिलेटेड टू 2017-18 में ही अब हम उस केस पे आ जाते हैं जहां 17-18 की लाइबिलिटी बुक्ड इन बुक्स थी और मैंने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करा। मतलब मैंने टेबल 10 में भी नहीं दिखाया, टेबल 13 में भी नहीं दिखाया, तो मैंने क्या करा होगा, मैंने उसको डीआरसी 03 से पे कर दिया है। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा मेरा, और 17-18 का जब मैंने एनुअल रिटर्न भरा होगा तब टेबल नंबर 4G में मैंने दिखाते हुए टेबल नंबर 9 के साथ पेमेंट में उसको दिखा दिया होगा। तो जब मैंने नेक्स्ट ईयर में उसका कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करा और डीआरसी 03 से पे कर दिया है, तब मुझे 18-19 के एनुअल रिटर्न में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स रिलेटिंग टू 17-18 में। अब जब हम बात कर रहे हैं 17-18 के आरसीएम की लाइबिलिटी थी जो 18-19 में ही हमने बुक्स में भी बुक करी। जब हमने 17-18 को ऑडिट कर रहे थे तब हमें पता चला कि सॉरी एम आई ऑडिबल, कोई मुझे एक जगह कंफर्म कर सकता है चैट में। Sir, you are audible. लो Sir, you are audible. Sir, you are audible. प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, अब हम जो बात कर रहे थे कि आरसीएम की लाइबिलिटी अगर मैंने 17-18 की थी लेकिन बुक्स में बुक 17-18 में नहीं करी, 18-19 में बुक करी और पे भी 18-19 में ही करी है, तो मुझे क्या ट्रीटमेंट देना है बुक्स में। इन दैट केस 17-18 के एनुअल रिटर्न में तो हमें कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि 4 जुलाई 2019 को सीबीआईसी ने एक प्रेस रिलीज करा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपने कोई करंट ईयर की प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटी का पेमेंट और बुकिंग करंट ईयर में करी है तो आपको प्रीवियस ईयर के एनुअल रिटर्न में कुछ भी शो नहीं करना है। आपको टेबल नंबर 4 है जहाँ पे हम जनरल
करंट ईयर की इनवर्स सप्लाईज को दिखा रहे हैं, वहीं पे आप इस लाइबिलिटी को भी ऐड कर दे और वो ऑटोमेटिकली टेबल नंबर 9 में लाइबिलिटी भी जनरेट हो जाएगी और पेमेंट से एडजस्ट भी हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स है विच आर रिलेटेड टू आरसीएम फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। अब आरसीएम लाइबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19, ये तो हम बात कर रहे थे 17-18 के आरसीएम की लाइबिलिटी की। अब हम बात करते हैं आरसीएम की लाइबिलिटी जो 18-19 की है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। उसमें भी दो कंडीशन होगी, या तो मैंने 18-19 में ही बुक कर ली है और 3B के थ्रू पे कर दिए 19-20 में, या मैंने 18-19 में बुक ही नहीं करी है, 19-20 में बुक करके 19-20 के 3B में पे करी है। तो अगर मैंने 30 सितंबर के पहले बुक कर दी, पे कर दिया है 18-19 की लाइबिलिटी बुक करके, तो मैं टेबल नंबर 10 ऑफ एनुअल रिटर्न में शो करूंगा और उसका इनपुट टेबल नंबर 13 में ले लूंगा। लेकिन मैंने अगर उसको 30 सितंबर के बाद पे करा है तो भी मैं टेबल नंबर 10 में लाइबिलिटी तो शो करूंगा, लेकिन मुझे उसका इनपुट नहीं मिलेगा। आगे 19-20 में अगर मैंने कोई लाइबिलिटी बुक करी है 18-19 की, तो सेम केसेस 30 सितंबर 2019 के पहले पे कर दी थी, तो मुझे 18-19 में तो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। 19-20 में का जब मैं एनुअल रिटर्न भरूंगा उसके टेबल नंबर 4 में शो करना है और इनपुट मुझे टेबल नंबर 6 में ले लेना है। और अगर 30 सितंबर के बाद पे करूंगा तो मुझे सिर्फ इनपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटी थी जिसकी इनपुट लेने की लास्ट डेट होती है रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर, रिटर्न फॉर द हाफ ईयरली एंडेड सितंबर 2019। अगर 18-19 का मुझे कोई भी इनपुट लेना था तो जो मैंने सितंबर 2019 का रिटर्न भरा है उसकी ड्यू डेट तक मैं ले सकता हूँ, उसके बाद मैं नहीं ले सकता था। तो अगर मैंने 30 सितंबर के बाद पे करी है तो मुझे उसका इनपुट नहीं मिलेगा, लेकिन एनुअल रिटर्न ऑफ 18-19 में मैं शो नहीं करूंगा और 19-20 के एनुअल रिटर्न में उसे शो करना पड़ेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट आरसीएम and tax liability addition reduction with respect to previous year and coming year. फिर 56 का जो नोटिफिकेशन जो हमने पहले देखा था कि हमें क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स अमेंडमेंट्स को समराइज करने के लिए ऑप्शनल कर दिया है, उसी तरह टेबल नंबर 5 में भी क्रेडिट नोट्स डेबिट नोट्स सप्लाई डिक्लेयर टू अमेंडमेंट को ऑप्शनल कर दिया है और उन्होंने बोला है कि नॉन टैक्सेबल या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स की जो आप टेबल नंबर 5 में ऊपर सप्लाईज दे रहे हैं 5A 5B 5C में, वहां पे आप नेट करके उन फिगर्स को शो कर सकते हैं। आपको उनको अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑप्शनल। आप करना चाहें तो शो कर दीजिए, नहीं करना चाहें तो भी आप उन्हें डायरेक्टली दिखा सकते हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो एक कंफ्यूजन है या आप ऐसा कर सकते हैं, दो ओपिनियंस हैं इंडस्ट्री में रिलेटेड टू दिस कि नॉन जीएसटी सप्लाई को में मुझे क्या नो सप्लाई भी इंक्लूड करनी है। नो सप्लाई कैन बी सेल ऑफ लैंड या इंटरेस्ट जो मेरी एग्जाम है। तो इन माय ओपिनियन आप नॉन जीएसटी सप्लाई में उस फिगर को भी ऐड कर दीजिए। माना एनुअल रिटर्न है, आपने जीएसटी रिटर्न्स में 3B में 1 में यहाँ पे इस फिगर को नहीं शो करा होगा, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट आप उन चीजों को क्लब करके नॉन जीएसटी सप्लाई में ही डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि एनुअल रिटर्न में स्पेसिफिकली उन्होंने बोल दिया है कि नॉन जीएसटी सप्लाई इंक्लूड्स नो सप्लाई। तो अगर कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है और उसने कोई लैंड बेच दिया है, रेसिडेंशियल लैंड है जिसपे सिर्फ कैपिटल गेन आ रहा है, जीएसटी का कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, तो क्या मुझे उसे इंक्लूड करना चाहिए मेरी नॉन जीएसटी सप्लाई में? यस, मुझे उस फिगर को इंक्लूड करके यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू में दिखा देना चाहिए, ऑल्दो कोई टैक्स नहीं आएगा, सो दैट मेरी इनकम टैक्स रिटर्न, मेरी ऑडिटेड बुक्स एंड मेरा एनुअल रिटर्न इज प्रॉपर्ली रिकंसाइल्ड। ये एक स्नैपशॉट था कि मुझे ओरिजिनल वैल्यूज कहाँ पे डालनी थी और डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स कहाँ पे डालने हैं, कहाँ पे नहीं डालने हैं, क्या मेरे पास ऑप्शनल है, क्या मेरे पास ऑप्शनल नहीं है। जो हम जीएसटी सप्लाई की बात कर रहे थे, नो सप्लाई की, उसके भी दो ऑप्शन है, जो जैसे मैंने बोला दो ओपिनियन है। तो वन ओपिनियन है इसकी टेबल नंबर 5 ऑफ एनुअल रिटर्न में आप डालें तो आपको जीएसटी 9 में उसका रिकंसिलिएशन नहीं बताना पड़ेगा।
जो सेकेंड ओपिनियन है कि क्योंकि इट इज नॉट रिलेटेड टू जीएसटी तो वी शुड नॉट मेंशन इन टेबल नंबर 5 नॉन जीएसटी सप्लाई में, तो मुझे टेबल नंबर 5O में जीएसटीआर 9C में जब मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा बुक से तब मुझे वो फिगर डालना पड़ेगा। तो एनी ऑफ द ऑप्शन को आप कर सकते हैं। माय सजेशन वुड बी यू शुड गो विथ ऑप्शन 1। This was all a brief snapshot of annual return with respect to table number 4 and table number 5, जहाँ पे हमें टैक्स लाइबिलिटीज को दिखाना था, क्या उनका ट्रीटमेंट करना है विद रिस्पेक्ट टू 17-18, विद रिस्पेक्ट टू 18-19, पेड इन 19-20 या 17-18 पेड इन 18-19 and its RCM. Now coming to table number 6, moving on to the input tax. तो जो नोटिफिकेशन का हम इतनी देर से बात कर रहे हैं 56, वो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके लिए ऑप्शनल करी गई थी। वहीं पे एक चीज ऑप्शनल जो ये कर दी गई थी कि इनपुट्स का जो आपको बाइफर्केशन है वो आपको इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स का अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, आप क्लब करके इनपुट्स में ही डाल सकते हैं। सिमिलरली आरसीएम का जो था इनवर्ड सप्लाइज फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड, उनको भी आप क्लब करके 6D में ही डाल सकते हैं। मतलब जो हमारा टेबल नंबर 6 है वहां पे बी में जो 3 कॉलम आते हैं इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज, इनको आप क्लब करके बी के इनपुट्स में ही डाल सकते हैं, और टेबल नंबर 6 के तीनों और 6D के तीनों को मिला के आप सिर्फ 6D में ही डाल सकते हैं। आपको इनको क्लब कर सकते हैं, आपको अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। तो दिस वे योर वर्किंग विल गेट रिड्यूस्ड एंड आप उसे क्लब करके शो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो उन्होंने बोली थी कि रिवर्सल्स को भी इसी तरह आप कंसोलिडेट करके एक ही चीज में डाल सकते हैं। सिर्फ टान 1 टान 2 का अगर कोई रिवर्सल है तो वो आपको स्पेसिफिकली रिस्पेक्टिव हेड में ही बताना पड़ेगा, अदरवाइज आप उन्हें क्लब करके भी डाल सकते हैं। वन इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे अगर रिवर्सल टान 1 या टान 2 का आपने कुछ करा है तो आप उसे क्लब करके नहीं दिखा सकते। बाकी 7A से 7E तक आपने कोई भी रिवर्सल करा है, वेदर 180 डेज के कारण हो या नॉन टैक्सेबल टैक्सेबल सप्लाई के कारण आपने इनपुट्स का रिवर्सल करा है या कैपिटल गुड्स का रिवर्सल करा है रूल 43 में, या ब्लॉक क्रेडिट से कंस्ट्रक्शन या उसका कोई रिवर्सल करा है, तो उन सबको आप क्लब करके किसी भी एक जनरल हेड में डाल सकते हैं। लेकिन ट्रान 1 ट्रान 2 का रिवर्सल आपको अलग अलग डालना है। एक पॉइंट जो आप हमेशा याद रखिए, एनुअल रिटर्न से आप टैक्स लाइबिलिटी बढ़ा सकते हैं, टैक्स लाइबिलिटी कम कर सकते हैं, लेकिन एडिशनल इनपुट का क्लेम या रिवर्सल नहीं कर सकते हैं। तो इनपुट और रिवर्सल आपको DRC 03 या आगे 1920 के रिटर्न्स के थ्रू ही करना पड़ेगा। आप एनुअल रिटर्न के थ्रू उस चीज को नहीं कर सकते। एनुअल रिटर्न इज जस्ट टू गिव द स्नैपशॉट ऑफ योर बुक्स फॉर द पीरियड 18-19, जो फिगर्स आपने 3B में इनपुट से रिलेटेड क्लेम कर लिए हैं। नाउ दिस इज वन टेबल विच इज इंपॉर्टेंट, जो है टेबल A, जहाँ पे GSTR 2A का एक फिगर आता है, फिर नेट इनपुट का आपका फिगर आता है और आपको यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। अभी डिपार्टमेंट ने इस 2A के फिगर के लिए एक नई चीज चालू कर दी है। जब आप एनुअल रिटर्न भरेंगे या एनुअल रिटर्न के टैब पे जाएंगे तो वहां पे एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी जहाँ पे आपको एक हेड दिखता है, डिटेल्स फॉर टेबल नंबर 8A। तो GSTR 2A का ये जो फिगर आ रहा है, इसमें क्या क्या फिगर्स आ रहे हैं उसकी लिस्ट, उसकी पूरी चीज आपको वहां पे दिख जाएगी। फिर 8C जो अमाउंट है, जहाँ पे 17-18 के बारे में भी उन्होंने दे दिया है, ये हमारे लिए इररिलेवेंट है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। आपको जो कंसर्न करता है वो सिर्फ 18-19 का करता है कि 18-19 के इनपुट से रिलेटेड अगर आपने कोई भी इनपुट नेक्स्ट ईयर के 3B में क्लेम करा था तो वो आपको 8C में यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इनपुट टैक्स रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पहले भी देखा था कि हमें एक रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा GSTR 2A से बुक्स का और GSTR 3B से बुक्स का, कि हमने क्या क्या करा है।
फिर आप ध्यान रखें कि इनएलिजिबल आईटीसी कौन कौन से हैं, क्रेडिटर्स फॉर मोर देन 180 डेज क्या है, और जैसे कि मैंने कहा कि आप यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी फ्रॉम एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न आपको आईटीसी क्लेम करने के लिए नहीं है। अब जो हमने बात करी थी जिस तरह टैक्स लाइबिलिटी में कि 17-18 के फिगर्स को अगर हमने उस समय टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में दिखाया था और बोला था कि हमने 18-19 में करा है, तो उसका क्या चीज होगी। तो आपने अगर कोई भी ऐसा चीज दिखाया है तो वो टेबल, सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखें, टेबल नंबर 6 में जब हम जाते हैं, यहाँ पे हमें जो बाइफरकेशन देना है वो बाइफरकेशन सिर्फ आप 18-19 के इनपुट्स का ही दीजिएगा। आप 3B से मैच करने के लिए 19-20 के मत दीजिए, आने दीजिए आपके टेबल नंबर 6J में डिफरेंस। वो डिफरेंस उतना ही होगा जो आपने 17-18 का इनपुट 18-19 में क्लेम करा होगा, उसके अलावा आपका कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप इस फिगर को कंपेयर जब करेंगे तो वो डिफरेंस उतना ही रहेगा। तो any input or any bifurcation of input what you are showing in table number 6B, 6C or 6G should only pertain to financial year 18-19. That should not include the amount of financial year 17-18 और ना ही आप उसे इंक्लूड करके दिखाएं। जो भी डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस 6J में आने दीजिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि आप 6 में सिर्फ टेबल 18-19 के फिगर चाहिए, उस डिफरेंस को 6J में आने दीजिए। अगर आप ऑडिट में भी आते हैं तो वो ऑडिट के 12B में चला जाएगा, और अगर आप ऑडिट में नहीं आते तो डिफरेंस को रहने दीजिए। कभी आपके पास असेसमेंट का नोटिस आता है, कुछ आता है, तो आप एक रिप्लाई कर सकते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर का था जो हमारे एनुअल रिटर्न में भी शो हो रहा है और आपके ऑडिट की वर्किंग का पार्ट बना लीजिए कि वो मेरे टेबल नंबर 13 ऑफ एनुअल रिटर्न 17-18 में भी मैच हो रहा है और इसीलिए वो हमने उस पर्टिकुलर से इंक्लूड नहीं करा है। क्योंकि अगर आप इंक्लूड कर देंगे तो जब आप टेबल नंबर 8A में जीएसटीआर 2A से मिलाने जाएंगे तो वो आपका मैच ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीएसटीआर 2A में सिर्फ 18-19 के फिगर्स आएंगे। अब मैंने अगर कोई रिवर्सल कर दिया था या 17-18 का रिवर्सल मैंने 18-19 के कारण करा है, तो यहाँ पे भी टेबल नंबर 7 और 6 में जो रिवर्सल की डिटेल डालना है, सॉरी यहाँ पे टेबल नंबर 7 आएगा, 6 नहीं आएगा। टेबल नंबर 7 में आप जो रिवर्सल की डिटेल डाल रहे हैं वो सिर्फ आप फाइनेंशियल ईयर 18-19 की डालिए। उसका कोई डिफरेंस अगर आता है तो उसे टेबल नंबर 7 में आने दीजिए। वो ऑटोमेटिकली आपके जीएसटीआर ऑडिट में अगर आप आ रहे हैं तो वहां चला जाएगा, अदरवाइज आप उसे आपके पास वर्किंग में बनाकर करिए और उसे आप टेबल नंबर 12 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18 से मैच कर लीजिए कि वो फिगर वहां से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमने कोई रिवर्सल करा है तो उस रिवर्सल पे हमने इनपुट पे करा है कि इंटरेस्ट पे करा है या नहीं करा है, उसे एक बार क्रॉस चेक कर लें। देन जैसा कि एक नोटिफिकेशन जो हम अभी बहुत देर से बात कर रहे हैं, नोटिफिकेशन नंबर 56 की, उसमें एक हमारे पास ऑप्शन है कि एक टेबल नंबर 1 को हम पूरी तरह फिल ना करते हुए एक पीडीएफ के साथ ऑडिट रिपोर्ट में उसकी समरी बना के डाल दें, क्योंकि कई बार जीएसटीआर 2A का फिगर हमारे जीएसटीआर 2A से मैच नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है उसके भी मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा। सीबीआईसी ने एक प्रेस रिलीज दिया था कि कुछ चीजें जो आप जीएसटीआर 2A में जब आप डाउनलोड करते हैं तब वहां पे दिखती है, लेकिन वो जो जीएसटीआर 2A में फिगर लेता है वो उन चीजों को इग्नोर कर देता है। जो रिकंसिलेशन आपको बनाना है वो आप आईटीसी एज पर बुक्स विद 3B का एक बनाइए, आईटीसी एज पर बुक्स विद आईटीसी का 2A का एक बनाइए। उनके कुछ फॉर्मेट्स इस प्रकार हो सकते हैं। ये मेरा रिकंसिलेशन है बुक्स और जीएसटीआर 3B में। मैंने 3B में टोटल इनपुट कितना क्लेम करा था और मेरे बुक्स में टोटल इनपुट कितना आना चाहिए, उसका एक रिकंसिलेशन ये बन के खड़ा होगा जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मैंने 17-18 का 18-19 में क्या ट्रीटमेंट करा, क्लेम करा कि रिवर्स करा, 18-19 का 19-20 में मैंने क्या क्लेम करा है, क्या रिवर्स करा है।
एंड देन मेरा बुक्स और जीएसटीआर 2A का क्या रिकंसिलेशन बन सकता है। हो सकती है पोर्टल पे आ रही है, बुक्स में नहीं है, इनएलिजिबल है, आरसीएम के अंदर 2A में दिख रही है, 18-19 की है, 19-20 में मैंने क्लेम कर ली है, नॉट अपियरिंग है, 17-18 का आईपीसी है, एक्सेस क्लेम है। ऐसे कुछ जो रीजंस हो सकते हैं उससे आपका ये रिकंसिलेशन बनेगा। ये फॉर्मेट आप सेव कर सकते हैं ताकि आपको ये आगे हेल्प करेगा। देन जो एक मैं चीज बता रहा था, टेबल 8A का जीएसटीआर 2A का जो फिगर आता है और आप पोर्टल से जो जीएसटीआर 2A का फिगर डाउनलोड करते हैं उसमें डिफरेंस आता है। हम हमेशा देखते हो कैसे आता है। वो डिफरेंस इन 4-5 कारणों के कारण हो सकता है। पहला, 8A में जितने भी फिगर्स आते हैं वो सिर्फ फाइल जीएसटीआर के आते हैं। अगर कोई ने सबमिट करके छोड़ दिया और फाइल नहीं करा है तो जब आप डाउनलोड करते हैं तब तो उसका डिफरेंस फिगर आपके पास आ जाता है, लेकिन एनुअल रिटर्न के जीएसटीआर टेबल 8A में वो डिफरेंस नहीं आता है। तो वो आप एक चीज ध्यान रखें। प्लस 8A में जो फिगर ले रहा है वो सिर्फ 31 अक्टूबर 2019 तक जितने भी रिटर्न फाइल हो गई थी आपके जिससे आपने परचेज करा है, सिर्फ उसी का डिफरेंस फिगर ले रहा है, उसके बाद के रिटर्न का फिगर नहीं ले रहा है। एज इन जब आप जीएसटीआर 2A आपका करते हैं डाउनलोड पोर्टल से तो वो एज ऑन डेट जितने भी जीएसटीआर रिटर्न फाइल है उनका इनपुट आपको शो करता है। और 8A में जो फिगर आता है वो फाइनल अमेंडेड वैल्यू ही देता है, लेकिन जब आप डाउनलोड करते हैं तो आप अमेंडेड अलग मिलती है और ग्रॉस वैल्यू अलग मिलती है, तो आपको उसका एडजस्टमेंट आपके डाउनलोड के बाद जीएसटीआर 2A में करना पड़ेगा। फोर्थ, which is very important, कि place of supply lies in supplier's tax state instead of the state of receiver of taxpayer। मतलब मैं महाराष्ट्र जाता हूं, मैं कुछ ऑडिट कर आता हूं, मैं महाराष्ट्र के होटल को मेरा जीएसटीआर नंबर दे देता हूं और मैं इंदौर आ जाता हूं। अब जब महाराष्ट्र जीएसटीआर वाला जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई तो महाराष्ट्र ही रहेगी और मेरे जीएसटीआर 2A में सीजीएस के एसजीएसटी के नाम पर उसका क्रेडिट दिखेगा, लेकिन मैं उस क्रेडिट के लिए इनएलिजिबल हूं। और वही चीज टेबल 8A करता है, क्योंकि टेबल 8A को पता है कि आपकी रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस मध्य प्रदेश है, तो वो ये चेक करता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो जीएसटीआर 2A में आ रही है वो मध्य प्रदेश आ रही है कि महाराष्ट्र आ रही है। अगर महाराष्ट्र आ रही है तो वो उस फिगर को इग्नोर कर देता है और नेट करके आपको 2A का फिगर 8A में दे देता है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की आएगी तो वो उसको इंक्लूड कर देता है। इसीलिए ये एक कारण हो सकता है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जीएसटीआर 2A की प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या आ रहा है। एमपी के अलावा, या अगर आपका रजिस्टर्ड पर्सन मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश के अलावा तो कोई और चीजें नहीं आ रही। और एक लास्ट कारण जो हो सकता है कि कोई जीटीए सर्विस है या कोई और आरसीएम वाली सर्विस है, उसने आपका जीएसटीआर 2A में तो चढ़ा दिया है, आरसीएम में यस कर रखा है, तो टेबल 8 उन फिगर्स को भी इग्नोर कर रहा है और उनको कंसिडर नहीं कर रहा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो सकते थे आपके जो आपको उसमें जीएसटीआर 2A और 8A का जो जीएसटीआर 2A का फिगर है उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएंगे। रिकंसिलेशन के फॉर्मेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी हैं आप इनके देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है 18-19 में, टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13। ये वही बात करता है कि 18-19 की लायबिलिटी या इनपुट आपने 19-20 के 3B में क्लेम कर लिया था या पे कर दिया था या रिड्यूस कर दिया था, तो उसे आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। मतलब आप टेबल नंबर 4 में पूरा फिगर नहीं दिखाएंगे, टेबल नंबर 4 में उतना ही फिगर दिखाएंगे जो आपने करंट ईयर में आपके जीएसटीआर 3B1 में लिया था उसको बुक से मैच करते हुए, और उसके बाद का कोई एडजस्टमेंट है तो वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। आप जब एनुअल रिटर्न खोलेंगे तो आपको 18-19 का भी दिखता है कि 17-18 के 18-19 में एडजस्टमेंट्स करें उनको दिखाना है, लेकिन वो आप इग्नोर कर सकते हैं। आपके लिए कंसर्निंग सिर्फ जो ग्रीन बॉक्स के अंदर आ रहा है कि 18-19 के पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजैक्शंस डिक्लेयर्ड इन अप्रैल 19 टू सितंबर 19, वही आपको यहाँ पे बताने होंगे। एक चीज याद रखिएगा, आईटीसी अवेल्ड
फॉर टेबल नंबर 13 में जो भी फिगर आएगा वो हमेशा फिगर या तो आपका टेबल नंबर 8C से मैच होगा या उससे ज्यादा होगा। कभी भी टेबल नंबर 8C के फिगर से टेबल नंबर 13 का फिगर ज्यादा कम नहीं हो सकता है, वो हमेशा या तो इक्विवेलेंट होगा या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। और इस अकाउंट पर अगर आपने कोई टैक्स पे करा है तो आप उसे टेबल नंबर 14, 15, 14 में दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो आपके टेबल नंबर 15, 16, 17, 18 है वो ऑप्शनल है, वो आपको फॉर द ईयर 18, 19 भरने की जरूरत नहीं है। टेबल नंबर 15 में डिमांड रिफंड है, 16 में सप्लाईज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, डीम सप्लाई, जॉब वर्क है, और 17, 18 में इनवर्ड आउटवर्ड की HSN समरी है। तो वो आपको दिखाना जरूरी नहीं है, वो आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, ऑप्शनल है, भरे नहीं भरे जैसा आपके ऊपर है। तो दिस इज अ ब्रीफ स्नैपशॉट ऑफ एनुअल रिटर्न जो मैंने कोशिश करा है कवर करने का। जो प्रैक्टिकल इश्यूज आपको अभी 17, 18 और 18, 19 से रिलेटेड एनुअल रिटर्न में आएंगे, मैंने बहुत टेक्निकलिटी में B2B, B2C को नहीं समझाया है, क्या फिगर्स आने हैं वो आप सबको पता है। हाँ, बट किन चीजों का ध्यान रखना है आपको 18, 19 का फाइल करते समय वो मैंने बता दिया है। आई थिंक मैं यहीं पे इसको क्लोज करना चाहूंगा एंड आई विल गो फॉर द क्वेश्चंस अगर कुछ हो तो। Thank you, Rajat sir. Sir, there is yes, sir. Sir, there is one question. In the heading of part 5. I welcome Preeti sir, my next co-speaker for the session. Thank you, Rajat. Sir, I will address it to you. In Sorry the sir, heading. आवाज नहीं आ रही थी, एक बार वापस रिपीट करेंगे आप? Yes, sir. Sir, the question is in the heading of part 5, it is clearly written that we have to show the adjustments of 2018-19 done in 2019-20. Then how can we show the adjustments of 2017-19 done in 18-19? किसी सर आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है, बट शायद कोई आवाज नहीं आ रही है एक्चुअली में मुझे। नेटवर्क Sir, का actually इशू the है। question, sir, the question is also in chat. Sir, the person has sent the question in chat, so you can also refer there if I'm not audible. ठीक है, now it is audible. Yes, You sir. can. So the question is, in the heading of part 5, it is clearly written that we have to show the adjustments of 2018-19 done in 2019-20. Then how can we show the adjustments of 17-19 done in 18-19 there? नहीं, तो मैंने कहा 17-18 के पार्ट 5 में हमें शो करने ही नहीं है। 17-18 का अगर कोई एडजस्टमेंट आपने 18-19 में करना चाह रहे हैं तो एनुअल रिटर्न में स्पेसिफिकली आपको उसे कहीं पे भी नहीं शो करना है। जो भी अमाउंट होगा वो या तो टेबल नंबर 9 जहाँ टैक्स पेड की हमने बात करी थी वहां पे एक्सेस दिखेगा या वहां पे शॉर्टफॉल दिखेगा, या फिर आपने RCM का कुछ अगर पेमेंट 18-19 में करा होगा तो वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। उसके अलावा आपको 17-18 का कोई भी फिगर एनुअल रिटर्न ऑफ 18-19 पे नहीं डालना है। टेबल नंबर 5 में बिल्कुल भी नहीं डालना है। टेबल नंबर 5 में सिर्फ वही एडजस्टमेंट जाएगा जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की लाइबिलिटी का आपने इंक्रीज या डिक्रीज 3B से 19-20 में करा है, या इनपुट आपने कुछ 18-19 का 3B के थ्रू 19-20 में क्लेम करा है या रिवर्स करा है। उन्होंने ऊपर टेबल नंबर 5 में शो लिख रहे हैं, वो 17-18 का भी आप शो कर दीजिए, बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल। वो गलती से आ रहा है, वो आई थिंक क्लरिकल एरर है जो शायद GSTN से हट जाएगा बाद में। Okay, sir. The person has mentioned that his problem is solved. There is one more question. Yes. There is a sale in financial year 2018-19. Right. The payment of this is done in GSTR 3B, but not declared the same in GSTR 1. Okay. Also the addition of the bill is not made till September. How to deal with this? देखिए, अगर आपने 3B में उसका टैक्स भर दिया है तो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि
ऑडिट एनुअल रिटर्न में आपको बुक्स के फिगर को लेते हुए चलना है। आइडियली आपको जीएसटीआर 1 में भी उसकी एंट्री देनी चाहिए थी, उसे शो करना था, लेकिन अभी मिस हो गया तो आप उसे शो नहीं कर पा रहे। बट एनुअल रिटर्न में आप उसे दिखाइए और उसे ये दिखा दीजिए कि आपने उसका पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। अगर आपने 1920 में उससे पेमेंट करा है तो आप टेबल नंबर 10 में दिखा दीजिए, और अगर आपने 18-19 के 3B में ही उसे पे कर दिया था तो आप उसे टेबल नंबर 9 में आपका एक्सेस पेड में आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और उस सेल को आप टेबल नंबर 4 में एक्सपोर्ट सेल्स में दिखा दीजिएगा, या एक्सपोर्ट सेल, B2B सेल, B2C सेल जो भी है आप उसको वहां पे दिखा दीजिएगा। Ideally, your GSTR 1 should match with your GSTR 3B and with your books. But in case आप कुछ फाइल करना भूल गए हैं 1 में, तो आप उसे एनुअल रिटर्न के थ्रू लाइबिलिटी को बता सकते हैं। अगर पेमेंट कर दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं करा तो आप उसका पेमेंट अभी कर दीजिए वाया DRC 03। लेकिन कोई भी बुक्स की लाइबिलिटी को आप एनुअल रिटर्न में शो करने से अवॉइड ना करें। आपकी जो भी बुक्स में लाइबिलिटी आ रही है वो एज इट इज एनुअल रिटर्न में शो करनी पड़ेगी आपको। Okay, sir. Sir, that was it with the doubts of GST annual return, and Okay. that was really a wonderful session by you, sir. And it Thank you. really imparted great insights on GST annual return filing. So now to move on with this session, I would now introduce our next speaker for the day, CA Kirti Joshi, sir. CA Kirti Joshi, sir, currently serving as the Vice Chairman of Indore branch of ICAI, is a national level GST expert and has taken various seminars in cities like Jaipur, Kota, Raipur, Bhopal, etc. Sir has also been associated with Institute of Chartered Accountants of India from past many years, and also holds a post for CGST and Tax Practitioners Association of Indore. So over to you, sir, for briefing the students on GST audit. थैंक यू प्रखर। सो जीएसटी ऑडिट, मेरे ख्याल से अगर हम बात करें तो रजत ने एनुअल रिटर्न जो है उसे बहुत अच्छे से डील कर लिया। अब बात आती है जीएसटी ऑडिट की। सो ऑडिट की डेफिनेशन की अगर बात करें तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 जो है वो डिफाइन करती है। अगर हम बहुत निटिग्रिटीज में ना जाएं स्टूडेंट पर्पस से, तो बेसिकली मुझे 4 चीजें जो हैं वो देखना है। फर्स्ट, करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर व्हिच आई हैव डिक्लेयर्ड, तो जो टर्नओवर मैंने डिक्लेयर किया है वो करेक्ट है या नहीं, पहला। सेकंड, जो टैक्सेशन मैंने पे किया है वो करेक्ट है या नहीं, ये मुझे देखना है। रिफंड अगर कोई क्लेम किए हैं तो वो रिफंड जो थे वो भी करेक्ट क्लेम किए हैं, एक्सेसिव रिफंड तो क्लेम नहीं किए हैं। और चौथा, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम। ये 4 चीजों को बेसिकली जो है उस पर इम्पेसिस दिया गया है मुझे जीएसटी ऑडिट में। अब जब हम ऑडिट की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट है, उस प्री रिक्विजिट को मैं इस तरीके से कहना चाहूंगा कि 3 चीजों की रिक्वायरमेंट या 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, यू शुड अंडरस्टैंड द लॉ फर्स्ट, एंड सेकेंड, रूल्स और प्रोविजंस जो हैं उसको फॉलो किया हो, और थर्ड, जो पार्टी है उसके बिजनेस का नॉलेज होना। ये 3 चीजों की प्री रिक्विजिट मुझे जीएसटी ऑडिट में होती हैं। ऑडिट वाइज अगर हम बात करें तो 3 स्टेप में ऑडिट को डिफाइन किया है, या 3 तरह से ऑडिट हो सकता है। फर्स्ट, ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। सेकंड, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट अंडर सेक्शन 35। सेकंड, स्पेशल ऑडिट। एंड थर्ड, the audit by tax authority. Special audit is defined under section 66 and tax authority audit is defined under section 65. अभी आज का जो हमारा डिस्कशन है, इट इज बेस्ड ऑन सेक्शन 35 सबसेक्शन 5, और उसके लिए जो रूल्स हैं, रूल 80 सबसेक्शन 3 को जब मैं देखता हूँ, लिमिट की बात करिए तो ऑडिट किसे करवाना जरूरी है। तो ऑडिट ऐसा असेसी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड होता है 5 CR से, उसे ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है। ऑडिट की अभी जो डेट है मेरे पास 30 सितंबर 2020 है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये डेट जो है ये एक्सटेंड हो जाएगी। एनुअल रिटर्न को मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से डील कर लिया है रजत ने। तो हम बात करते हैं कि ऑडिट मुझे स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मुझे किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीगेट टर्नओवर जो है, क्या एग्रीगेट टर्नओवर रजत ने डिफाइन किया था प्रखर? यस सर। सर, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन एड्रेस नहीं हुई थी, यू कैन नहीं हुई है, ओके। एड्रेस दैट डेफिनेशन।
सो सबसे इम्पोर्टेंट जहां पर भी बात हो रही है जीएसटी में, तो एग्रीगेट टर्नओवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीगेट टर्नओवर को अगर हम डेफिनेशन वाइज देखते हैं तो शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो एग्रीगेट टर्नओवर से रहती है, छूटती है, एक्सक्लूड होती है। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई एंड एक्सपोर्ट सप्लाई। तो अब एग्रीगेट टर्नओवर को अगर हमने इस तरीके से देखा तो मेरे पास एक बहुत वास्ट जो है वो डेफिनेशन आकर खड़ी हो जाती है। अब एग्रीगेट टर्नओवर मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं उसमें। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या चीज आएगी, क्या चीज नहीं आएगी, हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन टाइप इसको चलाते हैं। मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछता हूं और आप चैट में जो है मुझे आंसर दीजिएगा कि सपोज कोई डीलर है और वो सेकेंड हैंड गुड्स सेल करता है। उस डीलर ने जो है वो गुड्स परचेज किया है, लेट्स से 20 लाख रुपीज का, कोई कार परचेज की 20 लाख रुपीज की और उसे सेल की है 30 लाख रुपीज में। एग्रीगेट टर्नओवर में कितना रुपया आएगा, वेदर 30 lakhs और एनी अदर अमाउंट? शुड आई रिपीट क्वेश्चन वंस अगेन? यश कह रहे हैं 30 lakhs, मनीष कह रहे हैं 30 lakhs, दीपिका, प्रतीक 30 lakhs। एग्रीगेट टर्नओवर में 10 लाख रुपीज आएगा। वाई 10 लाख रुपीज? बिकॉज जब आप वैल्यूएशन रूल्स को देखते हैं तो सेकेंड हैंड गुड्स के लिए स्पेसिफिकली वैल्यूएशन रूल्स ये कहते हैं कि आपको कितना अमाउंट जो है वो लेना है। और इन केस ऑफ इफ एनी पर्सन इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, तो वहां पर जो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा मेरा, वो डिफरेंस वुड बी द वैल्यू जो मुझे लेना है। तो 10 lakhs वुड बी द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इन दैट सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। एक कस्टम क्लियरेंस एजेंट है और कस्टम क्लियरेंस एजेंट जो है वो अपने एसएससी के लिए बहुत सारी दूसरी सर्विसेज भी देते हैं इन अ कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट। लाइक वो उसके लिए वेयरहाउस की व्यवस्था करते हैं, उसके लिए वो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करते हैं और इन सब के लिए वो उनसे कुछ रिएम्बर्समेंट करते हैं। उसमें सीएचए जो है उनका कमीशन का जो अमाउंट है इट इज 5 लाख। और दूसरी जो सर्विसेज उन्होंने उनके लिए ली है फ्रेट की और एनी अदर सर्विसेज, उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपीज। एग्रीगेट टर्नओवर में कितना आएगा, 5 lakhs और 10 lakhs? मनीष कह रहे हैं 10 lakhs, कुणाल 10, अंजलि 10, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अमाउंट जो आएगा वो 5 लाख रुपीज आएगा। बिकॉज जब आप एक्टिंग लाइक प्योर एजेंट करते हैं, इन दैट सिचुएशन अमाउंट जो लिया जाता है उसमें प्योर एजेंट की सर्विसेज में मैं जो अमाउंट चार्ज करता हूँ उसे मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लिया जाता है। तो जब हम बैठे हैं एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने, तो इसीलिए मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि किसी चीज की क्लैरिटी मुझे होना जरूरी है। तो वो क्लैरिटी मुझे डेफिनेशन की होना जरूरी है, लॉ की होना जरूरी है, रूल्स की होना जरूरी है। अदरवाइज मैं करेक्ट टर्नओवर नहीं निकाल पाऊंगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है मुझे, तो अब ऐसा लगता है कि मुझे जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है, एग्जिम सप्लाई क्या होती है, नील रेटेड सप्लाई क्या होती है, इन सब के ऊपर डिस्कशन करना है या नहीं करना है, एक बार आप बता दीजिए। इफ इट इज क्लियर टू ऑल तो हम इसे स्किप करते हैं और फिर जो है हम सेशन में स्टार्ट करते हैं सप्लाई की डेफिनेशन से, अगर अगर ये सब मुझे डिस्कस नहीं करना है तो।
सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे तो मजा आएगा, जितने भी लोग हैं आप, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इंटरेक्टिव रखेंगे तो मजा आएगा। ओ क्लियर है, यश कह रहे हैं कि उन्हें 0 रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, ये सभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हैं, तो हम स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। ठीक है, फेयर इनफ। चलिए तो सप्लाई से स्टार्ट करते हैं। सप्लाई भी क्लियर है तो हम उसको भी स्किप कर सकते हैं। सप्लाई क्लियर है आप लोगों को? सप्लाई लेना है या सप्लाई क्लियर है? क्लियर है, प्रतीक कह रहे हैं सप्लाई उन्हें क्लियर है, तो वी कैन स्किप सप्लाई ऑल्सो। सम एग्जाम्पल्स, ओके। कृष्ण माहेश्वरी कह रहे हैं कि सम एग्जाम्पल्स आप शेयर कीजिए सर। ठीक है, फिर मैं शेयर करता हूँ। सपोज मेरे पास एक कैपिटल गुड्स है, लेट्स से कार है, और उस कार को मैंने सेल किया है। वो कार जो है उसकी वैल्यू मेरी बुक्स में जो है वो 20 लाख रुपीज है WDV, और उस कार को जो है मैंने 19 लाख रुपीज में सेल किया है। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ माय सप्लाई? आंसर दीजिए। 20 लाख की कार मेरी बुक्स में है, 19 लाख की मैंने उसे सेल की है। WDV 20 lakhs and I have sold for a consideration of 19 lakhs. कुणाल कह रहे हैं 19 lakhs, अंजलि 19, यश को क्लियर था सप्लाई, यश लिख रहे हैं 19, मनीष 19, मानसी 19, प्रतीक आपका आंसर चाहिए। ओशिन आपका भी चाहिए। प्रतीक 19, प्रतीक गलत हो दोस्त। सेल ऑफ कैपिटल गुड्स शेड्यूल 1 में कहूंगा आपसे कि एक बार ओशिन भी गलत हो, 20 भी नहीं आएगा, कोई अमाउंट नहीं आएगा। एक बार शेड्यूल 1 जाकर आप ढंग से देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट, इसी में एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता हूँ। मुझे सेविंग बैंक पर 5 लाख रुपीस का या FDR पर 5 लाख रुपीस का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, whether this 5 lakh rupees is a supply or not? मनीष कह रहे हैं नो। कृष्णा कह रही हैं यस। अमन यस। ओशिन नो। मे बी वाले कितने हैं, या विथ फ्यू एग्जाम्पल कि ऐसा है तो होगा और ऐसा है तो ना होगा?
नॉट अ सप्लाई, इट्स नॉट अ गुड और सर्विस, कुणाल कह रहे हैं। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जीएसटी में, और अपना डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। जीएसटी में सबसे ज्यादा लिटिगेशन किसी सेक्शन को लेकर आएंगे या किसी चीज को लेकर आएंगे, जैसे सेंट्रल एक्साइज लॉ की बात करें तो सेंट्रल एक्साइज लॉ में सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ जो है उसको लेकर सबसे ज्यादा लिटिगेशन रहे, और जीएसटी में सबसे ज्यादा लिटिगेशन जो रहने वाले हैं वो सप्लाई की डेफिनेशन को लेकर रहने वाले हैं। जब हम ऑडिट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये क्लैरिटी होना जरूरी है कि पर्टिकुलरली कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई की कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता है। बहुत सारी चीजें हैं। इंटरेस्ट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट इज अ सप्लाई। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेविंग इंटरेस्ट या अदर इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट इज अ सप्लाई, क्योंकि किसी ने लिखा था कि इंटरेस्ट इज नॉट अ गुड्स नॉट सर्विस। व्हाट इज गुड्स? एनीथिंग व्हिच इज मूवेबल इज अ गुड्स, including growing crops and actionable claims, and excluding currencies and securities. And what is service? Anything which is not goods is a service. Again, these exceptions and inclusions are there. तो अगर कोई चीज गुड्स नहीं है तो वो सब सर्विस है। So interest is a service, first of all. Second, in normal course of business, अगर मैंने कोई FDR करी है और उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट मिलता है, so that interest is amounts to exempt supply. हमारे पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। जब हम ऑडिट करते हैं तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। शेयर्स इन अ प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर मेरे पास है और उसमें मुझे कोई पार्टनरशिप फर्म के मैंने शेयर्स ले रखे हैं, और उस पार्टनरशिप फर्म के शेयर के बदले मैंने कोई इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में कर रखा है और उस इन्वेस्टमेंट के बदले मुझे कुछ रिटर्न मिलता है, तो वो सप्लाई नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड इनकम इज नॉट सप्लाई फॉर मी। तो इस तरीके से सप्लाई में मुझे ये देखना है कि सप्लाई क्या है, कैसे है। हम जब जीएसटी ऑडिट में जाते हैं तो हमें कंप्लीट जीएसटी ऑडिट जो है वो 5 पार्ट के अंदर बताया गया है, और जब हम इस 5 पार्ट्स में जाते हैं तो सबसे पहले हमें सप्लाई ही देखना है, और उसके लिए हमें क्या क्या होमवर्क करना है, हमें क्या क्या चीजें हमारे पास होना चाहिए। पहला, ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर। ये प्री रिक्विजिट है मेरे पास कि ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास होना चाहिए, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर मेरे पास होना चाहिए। जहां पर एम्बिग्यूटी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वहां पर मेरे पास मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुझे लेना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में सारे जो एड्रेसेस हैं वो अपडेट नहीं होते हैं, सारे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती है, वहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स नहीं होती हैं। तो अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो डेफिशिएंसी मुझे रिपोर्ट करना है और उसमें अपडेट करवाना है। बैलेंस शीट मेरे पास होना चाहिए 18-19 की, ऑडिट रिपोर्ट 18-19 की, ITR 26A, ट्रायल बैलेंस, कंप्लीट डिटेल ट्रायल बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग के साथ डिटेल्स देता हुआ, स्टॉक समरी होना चाहिए। आईटीसी का कोई कैलकुलेशन अगर है रिवर्सल का तो वो कैलकुलेशन का बेस मेरे पास होना चाहिए। फिर बात आती है कि टर्नओवर जो मुझे डिक्लेयर करना है वो स्टेट वाइज टर्नओवर डिक्लेयर करना होता है जीएसटी ऑडिट में। और अगर कोई पर्सन ऐसा है, कोई एसएससी ऐसा है कि उनकी एक से ज्यादा स्टेट में बिजनेस है, तो उसमें मुझे उस पर्टिकुलर स्टेट का टर्नओवर चाहिए, तो उसके लिए मुझे मैनेजमेंट से एक सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए कि आपका पर्टिकुलरली इस स्टेट का टर्नओवर कितना है। और अगर किसी सेकंड स्टेट में ऑडिट ऑलरेडी हो गया है तो उस ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उस पर्टिकुलर स्टेट में कितना टर्नओवर डिक्लेयर किया है उससे मुझे रिवर्स कैलकुलेशन भी कर लेना चाहिए। प्लस मेरे पास उनके जीएसटी के लॉगिन आईडी पासवर्ड लेकर मुझे कैलकुलेशन कर लेना चाहिए कि कितना उनका टर्नओवर जो है आ रहा है एज पर 3B, एज पर GSTR1 और एज पर ईवे बिल। ईवे बिल का भी मुझे जो है वो रिकंसिलेशन बना लेना चाहिए कि ईवे बिल कितने जनरेट हुए हैं और क्या जो ईवे बिल में सेल्स रिपोर्ट हुई हैं वो सारी मेरे वन में गई हैं या नहीं गई हैं। मेरे पास परचेज ऑर्डर्स होना चाहिए, एग्रीमेंट्स होना चाहिए, सेल्स की अगर कोई स्कीम्स वगैरह हैं तो वो सारी स्कीम मेरे पास होना चाहिए। अब हम आते हैं सबसे पहले
टर्नओवर पे। टर्नओवर को जब मैं देखता हूं तो मैंने ये आपसे कहा कि टर्नओवर मुझे जो लेना है वो स्टेट का लेना है, अंडर द सेम पेन वो मुझे लेना है। तो जब मैं इस टर्नओवर को लेने जाता हूं तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पहला, क्या इस टर्नओवर में अगर मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट इनकम है या डिविडेंड इनकम है, मैं डिविडेंड इनकम वर्ड यूज करता हूं, मेरे टर्नओवर में डिविडेंड इनकम आ रही है, तो क्या मुझे जीएसटी ऑडिट में जो सबसे पहले ऊपर रिपोर्ट करना है उस टर्नओवर में क्या उस डिविडेंड को इंक्लूड करना होगा या नहीं। अंजलि कह रही है कि नहीं करना होगा। कुशिन कह रहे हैं नहीं करना होगा। अमन कह रहे हैं यस करना होगा। मुझे करना होगा क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ बुक्स के अकॉर्डिंगली टर्नओवर की। तो अगर मेरे पास बुक्स के टर्नओवर में कोई भी चीजें आ रही हैं तो उन सबको मेरे टर्नओवर के अंदर लेना होगा, इनकॉर्पोरेट करना होगा। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से। चलिए, या टाइम ऑफ सप्लाई अभी छोड़िए। हाँ, अब हम बात करते हैं सप्लाई की, बात करना स्टार्ट करते हैं कि सप्लाई का मीनिंग क्या है। सप्लाई को जब मैं डेफिनेशन देखता हूं तो सप्लाई इंक्लूड्स all form of supply of goods and services such as sale, exchange, transfer, barter, rental, lease, license, disposal made or agreed to be made for a consideration in the course of furtherance of business। इतनी डेफिनेशन सप्लाई में दी। तो फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, और सेकंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो नॉर्मली मैं सप्लाई नहीं मानता हूं। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में रिवर्स चार्ज में जो है वो रखा गया है लाइबिलिटी पे करने की। बट मेरा क्वेश्चन अगेन आप लोगों से ये है कि सपोज कोई पर्सन है, या चलिए सप्लाई अपन डील नहीं कर रहे हैं तो अभी इसको स्किप करते हैं। अब सप्लाई जो है उसमें एक क्वेश्चन आप लोगों से कि सप्लाई में जब मैं शेड्यूल 1 में जाता हूं तो कुछ ट्रांजैक्शंस मुझे दिए जाते हैं जो विदाउट एनी कंसीडरेशन है तो भी सप्लाई माने जाते हैं, बट इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इज इट? कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो डीम सप्लाई में आते हैं? डीम सप्लाई में अगर मान लीजिए एक्टिविटीज मैंने कुछ कैरीड आउट की विदाउट एनी कंसीडरेशन भी है तो सप्लाई मानी जाती है। उसमें परमानेंट ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, ये है। अब मान लीजिए कोई पर्सन है और उन्होंने कोई एसेट सेल की। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन रेज किया था कि अगर सपोज कोई पर्सन है और वो कार सेल करते हैं, सेकेंड हैंड कार सेल करते हैं, तो उसे हमें जीएसटी में कैसे रिफ्लेक्ट करना है। तो जब मैं जीएसटी एनुअल रिटर्न की बात करता हूं तो जब मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता हूं, देखिए एनुअल रिटर्न के अंदर तो मैंने आपसे कहा कि मुझे जो डिफरेंस है डब्ल्यूडीवी और बुक वैल्यू, डब्ल्यूडीवी और एक्चुअल कंसीडरेशन का जो डिफरेंस है, अगर वो पॉजिटिव साइड पे है तो ही मेरा सप्लाई है और मेरी टैक्स की लाइबिलिटी आती है, अदरवाइज मेरी टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आती है। बट अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है कि कोई पर्सन है और उन्होंने कोई कार है, लेट्स से 19 लाख की कार थी, 20 लाख में उन्होंने सेल की, सो 1 लाख रुपीज इज माय एग्रीगेट टर्नओवर एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न। अब हम बात करते हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर मेरा कितना जो है वो पोर्शन आ रहा होगा ऑडिट में। तो ऑडिट में भी मेरे पास अगर मान लीजिए मैं कंपनी वाइज एसएससी रखता हूँ, कोई कंपनी एसएससी है, उसके यहाँ पर प्रॉफिट लॉस आ रहा होगा, जितना मैंने उस कार को सेल करने पर प्रॉफिट हुआ केवल उतना अमाउंट जो है वो प्रॉफिट के रूप में मेरे टर्नओवर में आ रहा होगा। तो मुझे
जब मैं यहाँ रिकंसिलेशन के लिए जाऊंगा तो टर्नओवर में पहले मैं उसे इंक्लूड करूंगा, लेकिन बाद में मैं उसे अदर एडजस्टमेंट के अंदर जो है वो लेस करके और जो एक्चुअल प्राइस है उसे इंक्लूड करूंगा। कैसे? फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसमें WDV जो आ रही थी किसी कार की वो 15 lakhs आ रही थी, इनकम टैक्स पर से WDV 18 lakhs आ रही थी और वो कार 20 लाख रुपीज में सेल हुई। कंपनीज एक्ट के हिसाब से जब मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर की होगी तो उसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मैंने शो किया होगा 2 लाख रुपीस का, लेकिन जीएसटी के टर्नओवर में मेरा 5 लाख रुपीस टर्नओवर गया होगा। क्यों? क्योंकि मुझे वैल्यू जो लेना है इस पर इनकम टैक्स एक्ट जो WDV आ रही है वो वैल्यू उस कार की लेना है। तो जीएसटी के एनुअल रिटर्न में मेरा 5 लाख या जीएसटी के जो भी 3B1 गए हैं मेरे, उसमें मेरा 5 लाख रुपीस रिपोर्ट हुआ है और कंपनीज एक्ट के हिसाब से मेरा टर्नओवर जो है वो प्रॉफिट पोर्शन एलिमेंट 2 लाख रुपीस रिपोर्ट हुआ है। तो पहले मुझे मेरे टर्नओवर से 2 लाख रुपीस लेस करना होगा और प्लस 5 लाख रुपीस ऐड करना होगा। इस तरीके से मुझे रिकंसिलेशन कार के केस में प्रिपेयर करना होगा। अब सपोज कोई एसएससी है जिनका पेट्रोल पंप है और वो एक कंप्यूटर जिसकी उन्होंने आईटीसी क्लेम नहीं की थी वो उस कंप्यूटर को सेल करते हैं। लेट्स से 50,000 का कंप्यूटर उन्होंने परचेस किया और 30,000 रुपीज में उन्होंने सेल किया। मुझे सप्लाई में कितना रुपया लेना होगा, ये आप सभी से क्वेश्चन है। यश कह रहे हैं 0, रोहित कह रहे हैं 30, Y0 कुणाल कह रहे हैं 30, Y0 सोल्ड एट लॉस, यश कह रहे हैं। मैं क्वेश्चन को फिर करेक्ट कर लेता हूं, शायद मैंने गलत बोला है। प्रतीक कह रहे हैं इट्स नॉट क्लेम्ड। प्रतीक किसी हद तक सही है। अंजलि आईटीसी वाज नॉट क्लेम्ड अर्लियर, यस। शेड्यूल 1 जब मैं देखता हूं तो कहता है परमानेंट ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर आईटीसी हैव बीन अवेल्ड। अगर मैंने किसी बिजनेस असेट्स की आईटीसी क्लेम नहीं करी है तो फिर उस असेट्स को अगर मैं सेल करता हूं तो मुझे कंसीडरेशन पहले देखना है। 30,000 अगर मेरा कंसीडरेशन है और बुक वैल्यू मेरी 20,000 है उस केस में, तो 10,000 मेरा सप्लाई होगा। प्रतीक मैं आपको भी करेक्ट करता हूँ, अंजलि मैं आपको भी करेक्ट करता हूँ। ये बात हो रही एक्टिविटीज विदाउट कंसीडरेशन। जब विदाउट कंसीडरेशन सेल कर रहा हूं तो मुझे नहीं लेना है, ट्रांसफर कर रहा हूं, डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं। लेकिन जब कंसीडरेशन है तब जितना वैल्यू मैंने उसके अगेंस्ट चार्ज किया है WDV से एक्सेसिव, वो वैल्यू मुझे लेना है। करेक्ट? तो हमें, मैं इसीलिए आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि लॉ जो है वो इस तरीके से नहीं पढ़ना है जिस तरीके से आप लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं डिस्पोज ऑफ करता किसी तरीके से तो उसे नहीं लिया जाता। तो सप्लाई में मुझे अगर 4 कंडीशंस देखना है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। कोई कैपिटल गुड्स है, एक पर्सन है, उन्होंने गुड्स परचेज किया 15 लाख रुपीस का और गुड्स ऑन द वे था 15 लाख रुपीस का और एक्सीडेंट हुआ और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। उसके ऊपर मैंने जो जीएसटी पे किया है 50 लाख के गुड्स पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस जीएसटी पे किया है। माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? अमन कह रहे हैं नो, नो। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? कृष्णा कह रही है इट्स नॉट सोल्ड। अमन कह रहे हैं गुड्स नॉट रिसीव्ड।
कृष्ण कह रहे हैं इट हैज बीन कंज्यूम्ड। यश कह रहे हैं नो रिसिप्ट ऑफ गुड्स। Destroy can be treated as a consumed. चलिए, first of all, goods received or not. Who is going to decide goods received or not? Goods कब receive माना जाता है? क्या मुझे फिजिकल मिलना जरूरी है या रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं तब गुड्स रिसीव मान लिया जाता है? आंसर दीजिए। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 16, कुछ लोगों ने सेक्शन 16 का रेफरेंस दिया, तो सेक्शन 16 कहता है कि आपको आईटीसी कब मिलेगी? जब आपने वो गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर ली हो। तो अगर उस कंसेप्ट को लेकर चलते हैं तो गुड्स कब रिसीव माना जाता है? वेदर फिजिकल डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट और रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर। अंजलि कह रही है व्हेन रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर। ओशिन कह रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर। यश कह रहे हैं बोथ। चलिए, goods received, first of all, when I have received goods, अगर मान लीजिए किसी ने, इट डिपेंड्स, मान लीजिए मैं किसी पर्सन के यहाँ गया और मैंने उनसे कहा कि बॉस आप मुझे यहीं पर दे दीजिए गुड्स, और गुड्स को फर्दर मूवमेंट में मेरे हिसाब से कर लूंगा, तो मैंने उस गुड्स को वहीं रिसीव कर लिया फर्स्ट। अगर ऐसा नहीं है और उनसे कहा है कि आप मेरे प्लेस पे डिलीवरी करवा दीजिए, इन दैट सिचुएशन जब तक गुड्स मुझे रिसीव नहीं होंगे तब तक आई एम नॉट एलिजिबल टू गेट द आईटीसी। कहीं भी सेक्शन 16 ने ये नहीं कहा है कि गुड्स जो हैं वो मेरे प्रीमाइसेस में आना चाहिए। और मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, उसमें बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस में वहां पर वैसे भी एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इन केस ऑफ बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन जब थर्ड पार्टी को गुड्स रिसीव हो जाते हैं तब ये मान लिया जाता है कि गुड्स फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी ने रिसीव कर लिए हैं। तो अगर सपोज मैं फर्स्ट एग्जांपल को लेता हूं कि मैंने रिस्क रिवॉर्ड के साथ में गुड्स की डिलीवरी वहीं ले ली जहां पर ऑन डोर ही मैंने, या शॉप पर या गोडाउन पर ही मैंने उसकी डिलीवरी ले ली, तो गुड्स मेरे रिसीव हो गए और मैं उसके लिए सपोज फॉर एग्जांपल एलिजिबल हूं, अगर मैं एक एग्जांपल मानता हूं। लेकिन जैसे ही गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ तो शेड्यूल 1 के अंदर हमने कहा एनी गुड्स which is what without any consideration, permanent transfer and disposal of business assets. And business assets is a very wide term. Assets includes stock also. यहाँ पर fixed assets की बात नहीं करी है, even कोई सर्विसेज भी हैं तो वो जो है, अगर सर्विसेज मेरे पास कैपिटलाइज होकर रखी हैं तो दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज अ बिजनेस असेट्स। तो बिजनेस असेट्स इज अ वेरी वाइड टर्म। तो अगर सपोज मैंने उस गुड्स को मेरे यहाँ एज ए स्टॉक बुक कर लिया है, मैंने उसको परचेज कर लिया है, उसकी डिलीवरी वहां पर गोडाउन पे ले ली है, शोरूम पे ले ली है, उसकी रिस्क रिवॉर्ड वहीं पर ले ली है, और ये मान लिया है कि गुड्स मुझे रिसीव हो गए। वैसे तो रिसीव का मतलब ये है कि जब मुझे फैक्ट्री में रिसीव, मतलब जहां पर भी मुझे डिलीवरी करना है, जो भी मेरा प्लेस है वहां पर डिलीवर हो जाए। बट इस केस में मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया है अगर, तो फिर मेरे साथ इशू ये आता है कि पहली बात तो मैं ले नहीं सकता हूं, कब? जब तक कि वो गुड्स मैंने रिसीव ना कर लिए हो जहां पर जाना थे वहां पर। लेकिन फिर भी मान लीजिए, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं कि रिस्क रिवॉर्ड मानते हुए मैंने उसका आईटीसी क्लेम कर लिया है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में। तो मैंने उस केस में अगर ले भी लिया है तो फिर मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। वाई?
बिकॉज मैंने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सपोज मैंने गुड्स रिसीव नहीं किया था, गुड्स लॉस्ट हो गया था ऑन द वे, और मुझे उसका इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलता है। 15 लाख के गुड्स लॉस्ट हुए थे और मुझे 12 लाख रुपीस इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलता है। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ माय सप्लाई? नागेंद्र मिश्रा कह रहे हैं 12। कृष्णा 12। यश कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनसेशन विच इज 12 lakhs। Insurance compensation is a supply or not? मैंने आईटीसी भी क्लेम नहीं किया, मुझे उस पार्टी को अगेंस्ट 15 lakhs 12 लाख रुपीस देने के बाद भी 3 लाख रुपीस का लॉस है। डज इट मीन कि 15 लाख रुपए पे पहले मैं उसे टैक्स पे करके आया हूं, देन अगेन 12 लाख का मुझे जो इंश्योरेंस कंपनसेशन उस गुड्स के सामने मिल रहा है उस पे मैं फर्दर टैक्स पे करूं, आईटीसी भी ना मिलेगी और इंश्योरेंस के ऊपर मुझे जीएसटी पे करना है? आंसर दीजिए। Insurance compensation, it may fall under RCM. Krishna, कहाँ insurance is fall under RCM? Yes, sure. 15 lakh rupees goods I have purchased which is destroyed. जो सेलर है उसे तो मुझे 15 लाख रुपए देना है और 15 लाख रुपीस पे आई हैव ऑलरेडी डिस्चार्ज माय टैक्सेस। मैंने जीएसटी का पेमेंट किया उस 15 लाख रुपीस में। फॉर कीप इट सिंपल मैं कहता हूँ 12 लाख रुपीस का गुड्स था, 3 लाख रुपीस का टैक्स था, सामने वाले सेलर को तो मुझे पूरा 15 लाख रुपया देना है जिसमें 3 लाख का जीएसटी देना है। अब मुझे 12 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। क्या अगेन इस 12 लाख रुपए के इंश्योरेंस क्लेम पर मुझे जीएसटी पे करना होगा? मुझे आईटीसी तो वैसे भी नहीं मिली बिकॉज आई हैव नॉट रिसीव गुड्स। अंजलि कह रही नो। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से इसीलिए कह रहा हूं कि अगर हम बात करें कि क्या मुझे सप्लाई क्लियर है या क्या मुझे बेसिकली डेफिनेशंस पार्ट क्लियर हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आने लगा होगा कि इतना इजी नहीं है, बहुत सारी निटिग्रिटीज हैं, बहुत सारी इंटीग्रिटीज हैं। और फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी ऑडिट मैं रिक्वेस्ट करूंगा संकित भाई से कि हमें जीएसटी ऑडिट के पहले कुछ 2-3 सेशंस रखना चाहिए जिसमें एक सप्लाई, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट और एक टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यूएशन इन प्लेस ऑफ सप्लाई। ये 3-4 चीजों पर जब तक हम डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक हम जीएसटी ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी लॉ की तब तक मैं ये नहीं बोल सकता कि पर्टिकुलरली कोई चीज सप्लाई में डिफाइन होती है या नहीं होती है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने रख देता हूं सो दैट, या आप बोलें तो सीधे सीधे हम ये करें। ये ओशिन कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकेंड। ओशिन कह रहे हैं यस ऑन 12 lakhs ट्रेवल एंड मरीन इंश्योरेंस ओनली, डू नॉट जीएसटी, डू नॉट अट्रैक्ट जीएसटी।
उसी ने ऐसा कहा है कि ऐसा जीएसटी में कहा लिखा है कि जीएसटी में इंश्योरेंस कंपनसेशन वुड बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। फर्स्ट मैं आपके सामने आया जहां पर हमने बात करी कि अगर मुझे आईटीसी नहीं मिली है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सबसे पहली बात हम बात करते हैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की, तो क्या कोई एक्टिविटी इस तरीके की लॉस की एक्टिविटी इज अ जनरल एक्टिविटी इन माय बिजनेस? फर्स्ट ऑफ ऑल no, if it is not my general activity, first. Second, I have not availed ITC also because I am not eligible, and that is not supply, because supply के लिए जब मैं जाता हूं तो वहां पर no doubt supply includes disposal. डिस्पोजल कब माना जाता है? डिस्पोजल अगर कोई चीज अनफिट फॉर सेल है तब उसे डिस्पोजल माना जाता है। अगर मेरा कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, मैंने वहां पर गुड्स तो सप्लाई नहीं किया, गुड्स तो मेरा वहीं डिस्ट्रॉय हो गया, वहीं खत्म हो गया, अब मुझे जो कंपनसेशन मिल रहा है वो कंपनसेशन किस चीज का मिल रहा है? बेसिकली कंपनसेशन को मैं अगर कहूं तो वो थर्ड पार्टी मुझे एक तरीके से गारंटी दे रखी थी कि अगर आपका कोई लॉस होता है तो उस केस में हम आपको उस पैसे को देंगे। सो दैट इज नॉट अ सप्लाई। सप्लाई होने के लिए मेरी कोई चीज ट्रांसफर होना जरूरी है, सेल होना जरूरी है, एक्सचेंज होना जरूरी है, बार्टर होना जरूरी है। यहां पर मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कुछ भी नहीं दिया है। और डिस्पोज ऑफ के लिए जब मैं जाता हूं तो स्पेसिफिक रूल बना हुआ है कि अगर मेरा परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल होता है बिजनेस असेट्स का और आईटीसी मैंने अवेल किया है तो फिर जो है उसको मुझे मानना है। और वो मेरे उस डिस्पोजल के अगेंस्ट मुझे सब इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है क्लेम, मुझे जो इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है वो मेरे लॉस के लिए मिल रहा है। एंड अगर मुझे कोई कंपनसेशन मिल रहा है तो कंपनसेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। इज इट क्लियर और नॉट? लेकिन यहाँ पर अगर सपोज 12 लाख रुपीस का गुड्स था जो डिस्ट्रॉय होता है, 15 लाख रुपीस का गुड्स डिस्ट्रॉय होता और मुझे 18 लाख रुपीस कंपनसेशन मिलता, तो यस 3 लाख रुपीस जो मुझे एडिशनल मिलता दैट वुड बी अमाउंट्स टू सप्लाई, और उसके ऊपर मुझे सप्लाई मानते हुए टैक्स देना पड़ता। तो मुझे हर ट्रांजेक्शन में ये देखना पड़ेगा कि मुझे क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। तो सप्लाई मेरे ख्याल से हमें इतनी ही चीजें सप्लाई के अंदर करना चाहिए। डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूं कि जहां पर डिस्टिंक्ट पर्सन आप लोगों को क्लियर होगा, जहां स्टॉक ट्रांसफर होता है या फिक्स एसेट्स एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हो रही है। या चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, एक कंपनी है उसका जो ऑफिस है वो इंदौर में है, रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन इंदौर, और उनका ब्रांच ऑफिस रायपुर में है विच इज इन छत्तीसगढ़। उनको बिल टू शिप टू में एक बिल आता है इंदौर में, बिल हेड ऑफिस इंदौर के नाम पे है 10 लाख रुपीस का, जिसपे 2 लाख रुपीस का जीएसटी अट्रैक्ट हुआ है, और गुड सप्लाई होते हैं रायपुर में। क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? आप लोगों को ऑडिट में यही सभी चीजें देखने को आएगी कि ब्रांच ऑफिस को गुड सप्लाई हुआ और हेड ऑफिस को बिल हुआ, क्या हेड ऑफिस उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है? अमन कह रहे हैं यस कर सकता है। नागेंद्र कह रहे हैं यस। मानसी यस। प्रतीक कहाँ है? प्रतीक नहीं दिख रहे हैं। प्रतीक अग्रवाल।
देखिए, मैं तभी केवल आईटीसी क्लेम कर सकता हूं जब मैंने उसके लिए एक बिल, एक इनवॉइस रायपुर का बना दिया हो। अदरवाइज आई एम नॉट सपोज टू क्लेम द आईटीसी। व्हाई? बिकॉज जब यहाँ पर जीएसटी में हर एसएससी इंडिविजुअल एसएससी है। अगर किसी पर्सन का किसी दूसरी स्टेट में या कोई दूसरा रजिस्ट्रेशन है, तो फॉर दैट रजिस्ट्रेशन ही इज अ सेपरेट एसएससी, एंड फॉर दिस रजिस्ट्रेशन ही इज अ सेपरेट एसएससी, एंड बिकॉज ही हैज नॉट रिसीव्ड goods is received by some other person, therefore he is not eligible to get the ITC। अगर उन्होंने दूसरा इनवॉइस उस ब्रांच ऑफिस को नहीं बनाया है तो। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो ऑडिट में आपको ध्यान रखनी है। बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शंस। फिर बहुत सी बार ऐसा होता है कि सेल एक डिपार्टमेंट करता है और वारंटी दूसरा डिपार्टमेंट देता है, या वारंटी की सर्विसेज जो हैं, हु विल मेक बिल? सर, Indore branch will issue a bill on Raipur branch. Head office will going to issue a bill to his branch office. Then only he is eligible to get the ITC. Otherwise, he is not supposed to get the input tax credit. तो अगर रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्या वैल्यूएशन रूल्स एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे? रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्या वैल्यूएशन रूल्स एप्लीकेबल होंगे? या इसको फॉर कीप इट सिंपल मैं इसको ऐसा करता हूं कि सपोज इंदौर ब्रांच है, इंदौर ब्रांच ने कोई गुड्स रिसीव किया 10 लाख रुपीस में, जिसपे 2 लाख रुपीस का आईटीसी था, और उन्होंने वो गुड्स इशू कर दिए उदयपुर की उनकी ब्रांच को फॉर कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 5 लाख। 5 लाख की बिलिंग कर दी उन्होंने उदयपुर में, 10 लाख का गुड्स रिसीव किया था इंदौर में। क्या यहां पर वैल्यूएशन में कोई चैलेंज आएगा? यस, नागेंद्र कह रहे हैं क्या चैलेंज आएगा? वैल्यूएशन शुड बी एट द मार्केट प्राइस, यश कह रहे हैं। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जहां पर गुड्स टैक्सेबल गुड्स होता है वहां पर वैल्यूएशन रूल्स में साफ साफ लिखा है कि डिस्टिंक्ट पर्सन इज एलिजिबल फॉर आईटीसी, और उसका जो गुड्स है वो टैक्सेबल है कंप्लीटली, इन दैट सिचुएशन आप जिस वैल्यू पे गुड्स सप्लाई करेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज अ ट्रांजैक्शन वैल्यू, और वैल्यूएशन रूल्स उसमें कोई क्वेश्चन नहीं रेज करेंगे। तो इसलिए जहां पर मान लीजिए ऐसा होता है कि कुछ सर्विसेज ब्रांच से हेड ऑफिस को होती है, हेड ऑफिस से ब्रांच को होती हैं, वो कुछ भी छोटा मोटा अमाउंट का भी अगर इनवॉइस रेज कर देते हैं क्रॉस चार्ज में, तो वो बच जाते हैं इसी केस में। तो हमें इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है जीएसटी ऑडिट करते समय। मैं जीएसटी ऑडिट के लिए ऐसा चाहूंगा कि अगर आप लोगों की इच्छा हो तो हम एक सेशन कंप्लीट रखें जिसमें इस तरीके के इश्यूज हम एग्जाम्पल के साथ बैठें और डिस्कस करें, क्योंकि 1 घंटा जो है वो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, और इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज हैं जो जीएसटी ऑडिट में आप लोगों को ध्यान रखना है, और वो मुझे नहीं लगता है कि वो 1 घंटे में कंप्लीट हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो हम एक सेशन जो है वो रख सकते हैं। तो मैं इसी के साथ जो है वो कंक्लूड करता हूं मेरा सेशन, कि हम जो है एक पूरा सेशन कंप्लीट जीएसटी ऑडिट पे, जिसमें ऐसे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे जितने स्टूडेंट्स हो उनके साथ करेंगे, और ऐसे इश्यूज डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली हम लोगों को जीएसटी ऑडिट में देखने को आते हैं, और हम बिकॉज ऑफ वी डोंट नो व्हाट इज द रूल्स, व्हाट इज द लॉ, और हम उस कारण से उसको जो है वो छोड़ देते हैं। तो इसी के साथ मैं टीम सिकासा को थैंक यू देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आऊं और मेरे व्यूज आप सभी के सामने दे सकूं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड
over to Team Sikasa. Thank you, Kirti sir. And we will surely look into keeping another session for GST audit. As you said that it is very important to keep a good full-fledged session. सिर्फ 1 घंटा बहुत कम होता है GST audit के लिए. To end up and wrap up the session, I would like to request Srishti Gupta, Vice Chairman of Sikasa Indore, to present the vote of thanks. Good evening, everyone. On behalf of Sikasa Indore, I would like to thank CA Kirti sir and CA Rajat sir for their valuable guidance and enlightening words. I am sure that this audit season, we are all going to benefit from the great knowledge, expertise, and experience shared by both of you. I would also thank our Sikasa Chairman, CA Samkit Bhandari sir, for his warm presence. I would also like to thank all the students and members who had joined us in today's session. At the end, I would like to say that stay connected with Sikasa Indore through Instagram, Facebook, WhatsApp, or Twitter for more regular updates of more such sessions and other activities. Thank you once again. Thank you.